So good morning everyone. चलिए शुरू करते हैं. So the topic today is continuing from the previous class. That is कौन सा टॉपिक था हमारा मेंटल डिसऑर्डर का? First mental disorder, that is depression. Okay, so what is the definition of depression? What is the definition of depression? Okay, it's a mood disorder marked by persistent sadness. Right, loss of interest and the emotional dysregulation. Right, very good. So basically in the depression we have studied about the symptoms, what all we have done, the causes, the symptoms, and the case study also we have done yesterday, right, of the software engineer and क्या Priya Sharma. Okay, case study of Priya Sharma, a software professional from any urban city. What kind of issues she is facing, and then she went to the counselor. Then psychotherapist or the counselor then asked her about her past, about her issues, and then he suggested something which we have covered in the previous class. तो पिछली क्लास में हमने साइकोथेरेपी का बेसिक पॉइंट देख लिया था. तो यहाँ पे भी साइकोथेरेपी का नंबर 1 पॉइंट क्या था? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली जो क्वेश्चन आने वाला है वो सीबीटी आने वाला है. What is the role of CBT in psychotherapy? डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में, एंड द सेम थिंग यू आर राइटिंग डाउन टुडे. तो आज का टारगेट, जैसे हमने सॉल्यूशंस को एक अलग ही सेक्शन राइट डाउन किया यहाँ पे. सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड अप्रोच. कहने का मतलब है इट इज लाइक एन एलिक्सिर. So this approach works for all types of mental disorders. किसके लिए काम करती है ये approach? All types of. What are the different disorders which are mentioned in the syllabus? Like depression, social anxiety disorder, यानी SAD. Then after that, social phobia, bipolar disorder, schizophrenia. These are some of the disorders mentioned. So in all the kinds of disorders, it is very important that cognitive behavioral therapy must be taken. That is the first solution. Second or third solution may vary from disorder to disorder. But what is this cognitive behavioral therapy? Right, what is this cognitive behavioral therapy? It identifies the negative automatic thought patterns and it replaces them with the रियलिस्टिक वंस. राइट, तो आप एक रिग्रेसिव लूप में चले जाते हैं जब आप मेंटल डिसऑर्डर में होते हैं. किस तरह का रिग्रेसिव लूप होता है वो? आइए, व्हाट काइंड ऑफ रिग्रेसिव लूप? रिग्रेसिव लूप ऑफ द नेगेटिव थॉट्स. राइट, कंटिन्यूअसली यू विल थिंक दैट आई एम वर्थलेस, नोबडी लाइक्स मी, राइट, एंड नोबडी वांटेड मी टू बॉर्न. मैं पैदा हूं, यही लोग नहीं चाहते थे. आई वाज अ एक्सीडेंटल बेबी. राइट, सो जनरली बड़े सिबलिंग्स छोटों को यही बोलते हैं कि आई वाज प्लान्ड एंड यू आर लाइक एक्सीडेंट. राइट, तुम हो गए हो बस, इसलिए माँ बाप तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करते हैं. समथिंग लाइक दैट. तो एक टीजिंग, एक बुलिंग चलती है सिबलिंग्स पे आपस में. सो सपोज अगर और भी बोलते हैं ना, कचड़े के डब्बे से उठा के लाए थे. छोटे भाई बहनों को ऐसा बोल देते हैं लोग कि कुंभ के मेले में मिला था. ओके, लोग खोते हैं और वही मिल गए थे तो तुम्हें उठा के लिया. तो समथिंग विच इज अनप्लान्ड, समथिंग विच इज लाइक लायबिलिटी. आप बोझ बन गए हो, आ गए हो, बस कोई उठा के ले आया आपको, लेकिन आप डिमांडेड नहीं थे. तो आप इस एनर्जी में जो हो ना, एक्सटर्नल फैक्टर हो, डोंट ट्राई टू फिट इनटू द सिस्टम. ओके, और जनरली ऐसा होता है कि छोटा बच्चा घर, आप में से घर में छोटा कौन है? आप लोग छोटे छोटे हैं, तो आप लोग कुंभ के मेले से लाए गए हैं. ओके, सो जनरली जो छोटा बच्चा होता है, जो लड़का हो लड़की हो, मोर लव्ड होता है. राइट, क्योंकि उससे किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि ऐसा कर लेगा, ऐसा करके दिखाएगा. पहले वाले से सबको उम्मीदें रहती है, दूसरे वाले को लगता है इट इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट. किस लिए है वो? एंटरटेनमेंट. इवन आई एम फीलिंग लाइक दैट. मेरे को भी लगने लगा है. 2 बच्चे हैं, छोटे वाले को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब बैठ के एंजॉय कर रहे हैं कि अरे वाह, क्या देखो इसकी हैबिट्स, देखो इसकी एक्टिविटीज देखो. जब फर्स्ट डॉटर थी तब इतना फोकस कि सबको टास्क लग रहा था कि कैसे हम बच्चे को रियर करें, एकदम फर्स्ट आ जाएं, बेस्ट पेरेंट बन जाएं, बेस्ट ग्रैंड पेरेंट बन जाएं. दूसरे में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोले हो गया वो काम. सो these kind of little bit of thoughts, if
feeded in a continuous manner, sustainable manner for a long period of time, it can become the source of all the negative automatic thoughts. मतलब लोगों को क्या, बच्चों को क्या लगने लगता है या लोगों को क्या लगने लगता है, अगर उनके साथ या उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा तो उनको लगेगा शायद सही में मैं अनवांटेड हूँ, राइट? जबकि ऐसा होगा नहीं. बट समटाइम्स सम बिलीफ सिस्टम्स टेक्स प्लेस इन योर माइंड, right? Some negative thoughts take place in your mind and it persistently affects you. तो बेसिक थॉट क्या है? कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है वो आपको रियलिटी से कट करता है. सबसे पहले क्या करता है? कॉन्शियस स्टेज से कट करता है और आपको अपने एक ड्रीम वर्ल्ड, एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में लेके चला जाता है. और वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम वो लो कर देता है. कोई भी तरह डिसऑर्डर जो है वो स्टार्ट होता है पेन से, फेलियर से, राइट? तो पेन और फेलियर मिलता है तो ह्यूमन रिएक्शन दो तरीके के हो सकते हैं. पहला रिएक्शन क्या हो सकता है कि आई विल ओवरकम दिस. दूसरा रिएक्शन हो सकता है कि व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, राइट? इवन दो आई हैव गिवन माय 100% और 200%. अब व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, इसका दो आउटपुट हो सकते हैं. एक तो मैं ये रैशनली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम पॉजिटिव पर्सन बट आई जस्ट नीड टू do all the analysis to come out with a solution, right? So for that I will ask this question. दूसरा साइड है इस क्वेश्चन का, that I am hopeless. I am hopeless now. I have done everything which I could have done and now I have nothing to do. तो फिर मैं अपने आप से ऐसा सवाल पूछूंगा, फिर मैं अपनी लो सेल्फ एस्टीम रख लूंगा और वर्थलेस फील करूंगा, समथिंग लाइक दैट. अब ये जो डिप्रेशन है, निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, तो हमारे यहाँ अगर आप एक डोमेस्टिक सेटअप में देखें तो पेट्रियार्कल सिस्टम में जो मैट्रिलिनियल साइड है, मतलब मदर हैं जो हैं, वो आपकी हमेशा से जॉब नहीं करती आई हैं. यही ट्रेंड रहा है ना. मदर्स आर लाइक होम मेकर्स, घर संभालना है एंड ऑल दैट. तो वंस यू कट द अर्निंग कैपेसिटी और द अर्निंग पावर और द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ एस्टीम को दबाने का, सेल्फ एस्टीम को गिराने का, उसको डिग्रेड करने का. सो व्हेन यू आर नॉट अलाउइंग एनी फीमेल टू वर्क, सब आप उसके किस पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो? सेल्फ एस्टीम पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? एंड फिर धीरे 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 सेल्फ एस्टीम इतना डाउन हो जाता है कि फिर घर में कुछ भी बुरा होता है तो उसका ब्लेम कौन ले लेता है अपने आप? मदर ले लेती है कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी है, या मैं ही अपने हस्बैंड को खुश नहीं रख पाती, या मैं ही उन्हें कुछ बना के अच्छा खाना नहीं खिला पाती, मैं ही उनके सोशल इंटरेक्शंस को नहीं समझ पाती. हर चीज का ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? फीमेल मदर के ऊपर जाएगा. वो होना ही है, बिकॉज दैट विल बी द लूप ऑफ द निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट. एक बार सेल्फ एस्टीम लो हो गई, आपने खुद को कम आंकना शुरू कर दिया, आपकी कैपेसिटी, क्योंकि आपकी अर्निंग पावर खत्म कर दी गई. सबसे पहले पर काटना बोलते हैं ना जो, तो वो पर मतलब क्या है? आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को काट दिया जाए. बिजनेस फैमिलीज में भी ऐसा आपने देखा होगा. जनरली बिजनेस फैमिलीज में नोबडी, फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू वर्क, राइट? अग्रवाल्स में देखेंगे एंड ऑल दैट, राइट? एंड उनमें घर के काम भी सारी घर की फीमेल्स ही करती हैं. वहां मेड रखने को भी मतलब ऐसा मानते हैं, क्यों भाई हाथ पैर काम करना बंद कर दिए हैं क्या जो मेड रखना है? सो इट्स अ ट्रेंड, राइट? तो डेली बेसिस पे ये सब कहानियां सुनने को मिलती हैं, राइट? इफ यू आर अर्निंग 20,000 और 15,000, सपोज कोई लड़की है 15-20 हजार कमाती है, उसकी शादी हो गई है, अग्रवाल है, बिजनेस फैमिली है, तो घर वाले बोलेंगे जितना हम कुक को, मेड को और आने वाले समय में बच्चे होने में मालिश वाली को, जो होती हैं जितनी भी काइंड ऑफ हाउस हेल्प हो सकती हैं, सबको अगर हम बिल जोड़ें तो 15,000 हो जाता है. और तुम्हारी तनख्वाह 20,000 है, तो तुम एक काम करो, ये लो 5,000 एक्स्ट्रा मेरी तरफ से, लेकिन घर का सारा काम तुम ही करो. Yes or no? So that's how the mother-in-laws or the traditional cultures replaces. फिर उनको बोलते हैं 5,000 ही बच रहा है ना तुम्हारा, तो ये लो 5,000, बट घर पे रहो. अब धीरे 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 क्या होता है, फिर एक टाइम के बाद वंस यू बिकम द मदर, फिर आप वैसे भी कट जाते हो, आपको लीव तो लेनी पड़ेगी अपने ऑफिस से, फिर वो चीज कंटिन्यू ही हो जाती है और फाइनली आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आप फाइनेंशियली क्या हो जाते हो? डिपेंडेंट हो जाते हो. तो समथिंग लाइक दैट, राइट? फिर हमारे घरों में ये भी कल्चर है कि बेटा सैलरी लाके किसको देता है? माँ को दे देता है, वाइफ को नहीं देता है, राइट? बिकॉज दे आर लाइक एल्डर्स, दे आर लाइक सीनियर्स. तो उस पे पहला, बेटे की सैलरी पे पहला हक किसका है? ममाज बॉय का. राइट? ममाज बॉय की सैलरी पे पहला हक मामा का है,
राइट? तो सैलरी उनके हाथ में जाती। कितने केसेस आपने समाज में, सोसाइटी में सुने होंगे कि बच्चा होने के बाद दूध पिलाने के दूध के पैसे तक लड़की को अपने घर से मांगने पड़ते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स 100% है। हो सकता है आपको पता ना हो, बट लड़की इतनी डिपेंडेंट हो जाती है कि एक टाइम के बाद उसको पैसे मांगने में भी शर्म आने लगती है कि 25 रुपए के दूध के पैकेट के लिए भी मुझे मम्मी जी से मांगना पड़ेगा, हस्बैंड से बोलना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि हस्बैंड 1000 रुपए दे के चला जाए, देखो लो चलाओ जो तुम्हें काम, समथिंग लाइक दैट। सो आप जो निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न पढ़ रहे हैं, इसके रूट्स बहुत ज्यादा डीप होते हैं, बहुत ही डीप होते हैं, इवन इन द रिच फैमिलीज ऑल्सो। क्रिमिनल जस्टिस का आई थिंक सीजन 1 था या 2 था, आई डोंट रिमेम्बर। आपने देखे क्रिमिनल जस्टिस सीरीज देखी है? पंकज त्रिपाठी वाली क्रिमिनल जस्टिस, जियो हॉटस्टार पे। अभी तो आई थिंक सीजन 3 या 4 आ गया है, 3 है ये। सो थर्ड सीजन में तो अभी फैमिली वाला कुछ इशू हो गया था। सेकंड सीजन में क्या था, एक सोशल इन्फ्लुएंसर रहती है, उसका बच्ची रहती है, उसका डेथ हो जाता है। और फर्स्ट सीजन में शायद एक हस्बैंड का डेथ होती है और फिर वाइफ से इंटरोगेशन चलता है। तो उसमें एक लेडी है जो बहुत ज्यादा अर्न करती है, अच्छी खासी कैपेसिटी है उसकी, शायद वो भी डॉक्टर होती है, बट सडनली वो एक और अच्छे इन्फ्लुएंशियल रिच डॉक्टर के साथ शादी करती है। फिर वो बंदा धीरे 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 उसकी जॉब छुड़वाता है। तुमको क्या करना है, पैसा कमा के एंजॉय ही करना है ना, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। बीच का कट कर देता है, सैलरी कट करवा दी, प्रोफेशन कट करवा दिया। उसके बाद धीरे 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 अभी भी लेकिन अकड़ तो नहीं गई, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो और मेल ईगो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेल शॉविनिज्म इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कि इतना ज्यादा कैसे मुंह चला रही है, मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही है। पहले आप ही ने उसको पैसे ऑफर किए ताकि जॉब छोड़ दे, फिर आप बोलने लगते हो मैं तुम्हें पैसे देता हूं तो ज्यादा मेरे से मुंह मत चलाओ। तब भी उसका ईगो वो नहीं हो रहा, सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं हो रहा। फिर धीरे धीरे वो उसको साइकोलॉजिकली इल प्रूफ करना शुरू करता है। जैसे वो बोलेगा मैं शाम को 7 बजे आता हूँ, वी विल गो फॉर अ डिनर। फिर वो आएगा 8 बजे, तो वाइफ तो रेडी बैठी है 7 बजे से, तो वो गुस्सा करेगी कि तुमने बोला था, हमें वेट कर रही थी तुम्हारा। वो बोल रहा है कि मैंने कब बोला तुम्हें कि हम जाएंगे शाम को डिनर पे? तो वो बोली तुमने सुबह ही तो बोला था। बोला मैंने तो सुबह कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि हम कभी डिनर पे जाएंगे और मैं 7 बजे आ जाऊंगा, आई एम ऑलरेडी ओवरलोडेड विथ वर्क। तो बोली अच्छा ऐसा था क्या? तो बोली हो सकता है हमारा इंटरेक्शन बहुत पहले हुआ हो, तुम्हें आज याद आ रहा हो। अब एक दिन ऐसा हो गया, फिर दूसरे तीसरे दिन कोई सामान इधर से उधर उसने उठा के रख दिया और वो ढूंढ रही है, परेशान हो रही है। और फिर उसको साबित कर दिया कि तुम शायद धीरे धीरे क्या हो रही, चीजें भूलना शुरू कर रही है। और फिर थोड़ा सा उसके खाने पीने में दवाइयां मिला देना, जिससे उसकी मेमोरी थोड़ा सा वीक हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ये तरीके होते हैं आपके किस चीज को ब्रेक करने के, सेल्फ एस्टीम को। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सीजन 2 था लॉयर की बीवी, हाँ ठीक। सो लॉयर था, राइट। सो सेल्फ एस्टीम को तोड़ना ये पहला टूल होता है, ये पहला स्टेप होता है किसी को भी डिपेंडेंट बनाने का, राइट? और मेंटल डिसऑर्डर की केस में जाने का। तो अगर और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि फिर इंडिविजुअल खुद ही बिलीव करने लगता है शायद अब मुझ में वो बात नहीं रही, शायद अब मैं सोसाइटी के लिए अब फिट नहीं हूं। तो इस तरह से कई बार जानबूझ के किसी के सेल्फ एस्टीम को, रिलेशनशिप्स में जनरली होता है, मैरिज सेटअप में ये जनरली होता है, ऑफिस सेटअप में भी ये जनरली होता है। कुछ लोगों को वर्थलेस फील कराया जाता है, क्योंकि कई बार दूसरों को वर्थलेस फील कराने से ही किसी को सेल्फ एस्टीम को बूस्ट मिलता है। यस, राइट। सो ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये आपके किस पे हिट करती हैं? सेल्फ एस्टीम पे। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स मींस लो सेल्फ एस्टीम। ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। तो निगेटिव ऑटोमेटिक, और फिर एक बार आपने पैटर्न बना लिया, जैसे आपने पॉजिटिविटी के पैटर्न बनाए थे व्हेन यू वर इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्ट्रांग, हाई सेल्फ एस्टीम, वो कैसे चल रहा था? वो पॉजिटिव ऑटोमेटिक थॉट से चल रहा था। तो अल्टीमेटली किसी को अगर डिसफंक्शनल करना है, साइकोटिक करना है, मेंटल डिसऑर्डर केस में डाल देना है, राइट, तो उसको क्या उसके आप थॉट पैटर्न्स कहां शिफ्ट करवा दो? टुवर्ड्स द निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट।
So basic theory of cognitive behavioral approach or cognitive behavior therapy is कि आप अपने thought patterns अगर change कर लोगे तो आप low self esteem से कहां पहुंच जाओगे, high self esteem में पहुंच जाओगे. बस यही basic फंडा है. मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो बस आपको ये बताने के लिए दिया कि कैसे लो सेल्फ एस्टीम किया जाता है बहुत सारे केसेस. यस और नो. चलिए अब यहां पे हमें निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को किससे रिप्लेस करना है, रियलिस्टिक वंस. क्योंकि जब पॉजिटिव ऑटोमेटिक थॉट सिस्टम आपने बनाया था तब भी रियलिस्टिक बेसिस पे ही तो बनाया था. जैसे आपको नहीं पता कि आप ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन आप कहीं स्कूल में गए, 6th 7th 8th क्लास है या 4th 5th क्लास है, सपोज आपने वहां रैंक 2 रैंक 3 लेके आ गए, रैंक 1 भी नहीं आई, रैंक 2 रैंक 3 आ गई, तो एकदम से लोगों ने बोला यार इंटेलिजेंट बच्चा है ये, तो टीचर ने भी बोल दिया, फिर घर में पापा बोले यार बहुत बढ़िया कर रहा है बेटा तू, तेरे से इतनी उम्मीद नहीं थी. अब तुम्हें खुद को क्या याद है, एटीट्यूड बिल्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच थी सेल्फ परसेप्शन अप्रोच. याद आ रही है आपको, क्या थी वो अप्रोच? सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, हाँ, अपने आप को आप ऑब्जर्व करके अपना एटीट्यूड बनाते हैं, ये था, है वो कॉपी है, देखिए देखिए. व्हाट आर द 3 अप्रोचेस, 3 थ्योरीज फॉर एटीट्यूड. एक हमने बताई थी सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ परसेप्शन थ्योरी थी, एक सीएजी मॉडल था, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड दी बिहेवियरल मॉडल. इवन बच्ची को ब्रेन वॉश कर दिया था, हाँ उसकी बेटी को, बिल्कुल सही बात. अरे बहुत बहुत ट्रिकी वे में करते हैं हर्ष, बहुत ट्रिकी वे में होता है ये, और ये सब कर रहे हैं. आप लोग तो अब पढ़ लिख गए हैं तो अब आप लोग अवेयर हो रहे हैं. आप लोगों के साथ कुछ गलत होगा तो आप एटलीस्ट पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे, एटलीस्ट आपके साथ इतना बेनिफिट है. लेकिन जिसे ये सब समझ नहीं आ रहा, जो बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है किसी भी इंसान में, तो वहां पे वो जो है वो 100% ही और शी विल बी डिसीव्ड. एटीट्यूड के कंपोनेंट्स जहां पढ़े थे वहां पे 3 थ्योरीज लिखवाई थी मैंने, याद आ रही है? लेफ्ट कॉलम में सीएजी था, राइट कॉलम में सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ परसेप्शन थ्योरी थी. तो मैंने ये बताया था एटीट्यूड फॉर्मेशन जब हम करते हैं तब हम सेल्फ को ऑब्जर्व करके एटीट्यूड बनाते हैं. पहली बार हमें पता चलता है कि हम इंटेलिजेंट हैं कब, या हम शार्प हैं, हम मेहनती हैं, जब हम स्कूल में टॉप कर देते हैं, तब हमें रियलाइज होता है. नहीं मिला? एटीट्यूड फॉर्मेशन टॉपिक मिला? नहीं 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 नहीं, एटीट्यूड फॉर्मेशन की एक टेबल हमने बनाई थी, मिली? थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर तो बीच में था, मिडिल कॉलम में था. राइट साइड क्या था? सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, और लेफ्ट साइड क्या था? सीएजी मॉडल था, सीएबी मॉडल सॉरी. थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर तब होता है, ये स्टेज 2 में होता है, ये टीनेज में होता है, कि हम पहले खुद के बारे में एक इमेज बनाते हैं, फिर उस इमेज को, उस एटीट्यूड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और फिर इसी टो एंड फ्रो फीडबैक लूप मैकेनिज्म के थ्रू हम धीरे 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 सीएबी मॉडल तक पहुंचते हैं. तो सीएबी मॉडल एक इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग का मॉडल होता है. चलिए, सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें जो सी है और बी है, ये एटीट्यूड के सीएबी मॉडल के सी और बी हैं. यस और नो? भाई कॉग्निटिव स्टेट्स फॉर सी, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल. तो एटीट्यूड के सीएबी मॉडल में सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रह गया यहां पे? अफेक्टिव कंपोनेंट रह गया, इमोशनल कंपोनेंट रह गया. तो अल्टीमेटली ये थेरेपी आप किस चीज को चेंज कर रही है? एटीट्यूड. भाई एटीट्यूड को ही चेंज करेंगे ना, क्योंकि एटीट्यूड का ही तो मॉडल है वो सीएबी मॉडल. तो अगर आप थोड़ा सा डीपली समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये थेरेपी अल्टीमेटली एटीट्यूडनल चेंज पे काम कर रही है. किस पे काम कर रही है? एटीट्यूडनल चेंज पे. तो एक लाइन इसमें नोट कर लेना यहां बीच में, this strategy or this therapy works on attitudinal change. This therapy works on attitudinal change. This is the most fundamental thing. और इसलिए हमने एटीट्यूडनल चेंज पढ़ा था. जब हमने एटीट्यूडनल चेंज पढ़ा था तो हमने लर्निंग प्रोसेसेस पढ़ी थी. हमने बताया था कि जिस प्रोसेस के थ्रू एटीट्यूड फॉर्म होता है उसी प्रोसेस के थ्रू एटीट्यूड चेंज भी होता है. और इसीलिए हमने फिर क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी थी. किस किस ने दी थी ये सब थ्योरीज? इवान पेवलोव ने क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग. कौन सा एक्सपेरिमेंट था उसमें? कौन सा एक्सपेरिमेंट था?
यस, डॉग फूड बेल, राइट। और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स थे? फूड, बेल एंड सैलिवेशन। अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिएक्शन, फिर एक कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड, याद आ रहा है कुछ? हमने पढ़ा है। ओपन करो पेज, लुक एट दैट पेज, क्या पढ़ा है हमने? इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, डॉग बेल फूड एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही बात है। इट्स बीन 20-25 डेज बैक, वी हैव कवर्ड दैट अराउंड 9th और 10th ऑफ जुलाई के आसपास हमने पढ़ा था। सो मिल गया? तो हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम में फूड, बेल और डॉग तीनों लिखा था, उसके नीचे कुछ कुछ लिख, वो तो नेचुरल सेलिवेशन है विच इज अनकंडीशनड। नेचुरल मतलब अनकंडीशनड। आपने वर्ड सुना है अनकंडीशनल लव? आप सब एक्सपेक्ट करते हैं ना इस तरह का लव। कैसा लव? तो अनकंडीशनल मतलब क्या होता है? कोई शर्त, बेशर्त प्यार। ओके, अनकंडीशनल लव, तो वो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? दिलीप बताएगा, मुझे लग रहा है इसको मिल रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन बोल रहे हैं सर आई एम फुल ऑफ अनकंडीशनल लव। आप करेंगे अगर किसी को अनकंडीशनल लव, तो कैसे करेंगे? क्या नहीं करता? बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। आपका पार्टनर क्या नहीं कर रहा है? कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा। अच्छा, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, तो दिलीप एक बार फिर समझा नहीं आपकी बात। हम हमारा पार्टनर हमसे कुछ उम्मीद नहीं लगाएगा। हम्म। हाँ, अनकंडीशनल है, बट अनकंडीशनल आप सपोर्ट देंगे उस केस में या लव देंगे, राइट। सो अनकंडीशनल का मतलब होता है नेचुरल। अनकंडीशनल वर्ड बहुत ज्यादा मार्केट में चलता है, लोगों के बीच चलता है, और कोई अनकंडीशनल लव कर ही नहीं सकता। दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल वेन एवर द रिलेशनशिप्स आर इन्वॉल्व, राइट। दिस इज नॉट एट ऑल, क्योंकि जैसे ही आप रिलेशनशिप में जाते हैं दोनों साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो जाती हैं, लायबिलिटीज ऐड हो जाती हैं। इसी अनकंडीशनल लव को फील करने के लिए डेटिंग कल्चर निकाला गया कि भाई अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, तो नो कमिटमेंट जोन क्रिएट किया गया। क्योंकि जैसे ही कमिटमेंट आता है कंडीशंस आ जाती हैं कि आज के बाद तुम हिंज पे नहीं रहोगे, आज के बाद तुम, और कौन कौन सी डेटिंग साइट होती है, टिंडर पे नहीं रहोगे, आज के बाद तुम जीवन साथी में नहीं रहोगे, भारत मैट्रिमनी पे नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम और हम क्या हो गए हैं, कमिटेड। तो कंडीशंस लगना शुरू हो गई, डे वन से ही शुरू हो गई, अब तुम किसी और को डेट नहीं करोगे, समथिंग लाइक दैट। तो अनकंडीशनल लव फील करने की जो लोगों की तड़प है, वो करना चाहते हैं या डिमांड करते हैं, सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, इन दैट केस यू नीड नो कमिटमेंट। एंड नो कमिटमेंट से स्टार्ट हुआ कौन सा कल्चर? डेटिंग कल्चर। वेस्ट में जो डेटिंग कल्चर जो इंडिया में ऑब्वियसली आ चुका है, 100% आ चुका है। तो अनकंडीशनल, तो आप जो वहां अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देख रहे थे या अनकंडीशनड स्टिमुलस देख रहे थे, वो नेचुरल था। नेचुरली फूड आया, डॉग ने क्या किया, सेलिवेट किया, ये नेचुरल था। अब इस नेचुरल प्रोसेस को हम कंडीशनड बनाएंगे कि अब फूड देख के सेलिब्रेशन नहीं होगा, बेल की रिंग सुन के सेलिब्रेशन होगा, बेल का साउंड सुन के सेलिब्रेशन होगा। यू रिमेंबर दैट? तो ये एक एटीट्यूड फॉर्मेशन प्रोसेस था। इसके बाद हम नेक्स्ट लर्निंग प्रोसेस कौन सी गए थे? Learning by consequences. So whatever learning processes you have read about in the attitude bullet point, attitude unit, all those learning processes also helps in attitudinal change from one to another, right? We have also noted it down within the attitudinal change topic, if you remember it correctly, right? Premack principle also we have learned. You remember that Premack principle? What was the Premack principle? A preferred behavior can reinforce a less. तो example भी लिखा था वहां पे कोई? हाँ, राइट। तो मोर प्रिफर्ड बिहेवियर एक रिवॉर्ड के फॉर्म में आ जाता है, लेस प्रिफर्ड बिहेवियर हम कंडीशन रख देते हैं कि पढ़ोगे 1 घंटा तो 1 घंटा बाहर खेलने मिलेगा। लेकिन बच्चे का प्रिफर्ड बिहेवियर प्ले है, खेलने जाना है।
प्ले आउटसाइड प्रिफर्ड है और लेस प्रिफर्ड स्टडी है, तो स्टडी करोगे तो खेलने मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रीमैक प्रिंसिपल। अब बच्चे के माइंड में बार बार क्या फीड हो रहा है कि यार पढ़ लेता हूं खेलने मिलेगा, पढ़ लेता हूं खेलने मिलेगा, तो समहाउ ही विल बी मोर एंगेज इन स्टडीज की जल्दी फिनिश करो, जल्दी होमवर्क फिनिश करना है, क्योंकि बिना होमवर्क के तो बाहर खेलने जाने मिलेगा नहीं। तो इस दैट्स हाउ ही विल डेवलप इंटरेस्ट। तो हम जितनी भी बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्टीमेटली हम किस टॉपिक पे डील कर रहे हैं, एटीट्यूडनल चेंज। तो ये कंप्लीट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एटीट्यूडनल चेंज के सीएबी मॉडल से मैच करती है, और इसलिए इससे हमें पता चलता है कि किसी भी इंडिविजुअल को जो मेंटल डिसऑर्डर से के थ्रू हो रहा है, गुजर रहा है, जिसको ये प्रॉब्लम है, उसका पहला थेरेपी ट्रीटमेंट क्या है? टू चेंज हिज और हर बिलीफ सिस्टम्स, टू चेंज हिज और हर थिंकिंग पैटर्न्स। तो थिंकिंग पैटर्न बदलने के लिए आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी, वैल्यूज चेंज करने के लिए आपको बिलीफ चेंज करने पड़ेंगे, बिलीफ चेंज करने के लिए आपको मुझे रैशनैलिटी देनी पड़ेगी, और रैशनैलिटी देने के लिए मुझे आपसे बातें करनी पड़ेगी। कुछ आया समझ में? You remember that sequence we have learned in the attitude topic? Somewhere we have learned that कि हमने बोला हमको बिहेवियर चेंज करना है, बिहेवियर चेंज करने के लिए हमको इमोशंस चेंज करने पड़ेंगे, इमोशंस चेंज करने के लिए हमें अपने थॉट पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे, थॉट पैटर्न्स चेंज करने के लिए हमको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी, वैल्यूज चेंज करने के लिए हमको बिलीव्स बदलने पड़ेंगे, बिलीव्स बदलने के लिए हमको रैशनैलिटी के साथ थिंकिंग करनी पड़ेगी। ये डायग्राम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसको ब्रैकेट में कहीं बना लीजिएगा, जस्ट टू मेक योर सेल्फ श्योर कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू। यहाँ पे मैं 5 सेकंड में आपको बोल के आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा आपको समय दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि सीबीटी थ्योरी सभी मेंटल डिसऑर्डर्स में कॉमन है। हर मेंटल डिसऑर्डर को डील करने की पहली थ्योरी यही है। और यहां पर रैशनैलिटी के लिए कौन सी थेरेपी आती है? टॉक थेरेपी। कौन सी थेरेपी आती है? टॉक। डॉक्टर से आप जब बात करते हैं तो डॉक्टर को जो फीस देते हैं वो वसूल फील होती है कि वसूल लिया हमने। 20 मिनट डॉक्टर ने मुझसे बात की। हम यंग रहते हैं तो हमें लगता है डॉक्टर से 2 मिनट बात करें, वो दवाई लिखे, पता तो है सर्दी खांसी बुखार जुकाम जो हुआ है, दवाई लिखो भाई, जाओ ना यार, अपने काम करना है। लेकिन आप देखना, old age people want to spend more time with the doctor. उन्हें बहुत फील गुड होता है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे समय देते हैं। आप मम्मी लोगों को बात करते तो देखना कभी वो ऐसे ही बोलेंगी कि समय देते हैं डॉक्टर साहब, जल्दबाजी एकदम नहीं करते। अब उस डॉक्टर से मिलने के लिए आपके पेरेंट्स 4 घंटे बैठ जाएंगे क्लिनिक में, लेकिन वो उस 20 मिनट का इंतजार करेंगे, क्योंकि उस 20 मिनट में क्या होने वाली है। और ये वही टॉक थेरेपी है जिसको हम बोलते हैं, कौन सी मेथड किसने दी थी? राइट, डायलेक्टिक मेथड ही तो टॉक थेरेपी है। और है क्या? मैंने आप ही से पूछा, हाँ जी मैडम क्या प्रॉब्लम है, फिर आप ही ने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या लाइफस्टाइल है मैडम आपकी? फिर आप ही ने बताया, मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले चाय पीती हूँ, हाँ फिर एसिडिटी हो गई है, फिर ऐसा करती हूँ। अच्छा, आप वॉक करती हैं कि नहीं करती हैं? नहीं जी बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मोदी जी जैसे तो करना चाहिए डॉक्टर साहब, बट समय नहीं मिलता डॉक्टर साहब। तो समय निकालना पड़ेगा ना। हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर आपको इम्पोज कभी कुछ करता है? दबाव बनाता है क्या? कभी नहीं बनाता। और यही तो अप्रोच, कौन सी अप्रोच है भाई? आप मेरे पास आए, मैंने आपके साथ कुछ बातें की, कुछ रीजन दिया जो शायद हो सकता है आपको पता भी हो, थोड़ा सा आपको उसके लिए अवेयरनेस कराई, और आप रूम से निकले, यू आर फीलिंग वेरी गुड कि डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी बात हुई, उन्होंने समझाया। घर जाके हो सकता है मैं कुछ भी ना करूं, और जनरली हम सब कुछ भी नहीं करते, सोचते हैं दवाई खा के सब हो जाए। बट दैट टॉक थेरेपी गिव्स यू वेरी गुड सेटिस्फैक्टरी फीलिंग, प्लस इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ इट इज रैशनल। आपको पता है सोक्रेटिस ने क्या बोला था? वर्च्यू इज, क्यों बोला था? क्यों बोला था भाई? फर्स्ट थिंकर है, और अब तो यूट्यूब पे भी वीडियो डाल दिया है। राइट, एक ही क्वेश्चन तो आता है सोक्रेटिस से, हमें वो भी नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा? व्हाई वर्च्यू इज नॉलेज?
नॉलेज से वर्च्यू आता है, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस? नहीं है, कॉपी नहीं है ना थिंकर्स वाली अभी, कोई बात नहीं। नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट वर्ड लिखा है आपने, कॉपी में भी लिखा है, आपको पढ़ा भी है। व्हाट आर कॉन्सेप्ट्स, हाउ इज इट फॉर्म? फॉर्म बाय रीजन। कैसे बनते हैं वो? रीजन। तो रीजनेबल नॉलेज जो होगा वही वर्च्यू तक लेके जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। रीजनड नॉलेज ही कहां लेके जाएगा आपको? वर्च्यूज पे लेके जाएगा। तो वर्च्यूज का मतलब क्या हो गया? वर्चुअस एक्शन। वर्चुअस एक्शन यानी एक्शन ऑफ गुडनेस। तो एक्शन पार्ट कहां पे है? बिहेवियर में है ना। तो सॉक्रेटिस आपको वर्चुअस बना रहा है विद द हेल्प ऑफ, यही तो कर रहा था सॉक्रेटिस, राइट? बहुत डीपली सब चीजें कनेक्टेड हैं, अगर आप ध्यान से रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि हम क्या बातें कर रहे हैं, राइट? सो अल्टीमेटली अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, we are trying to ultimately do the attitudinal change in that individual with the help of which therapy? Cognitive behavioral therapy. And this is nothing but talk therapy, and through talking only we can give you reasons for your actions or inactions, for your good behavior or good actions or bad actions, whatever you will term it. And somehow we will restructure your belief system, we will restructure your value system, we will restructure your thought patterns. तो आप ऑटोमेटेड निगेटिव थॉट से किधर की तरफ मूव कर जाएंगे? पॉजिटिव ऑटोमेटिक थॉट। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ऑटोमेटेड मोड में ही तो जीते हैं, और जीना भी पड़ेगा, क्योंकि दिन भर में अगर हम 50,000 थॉट सोचते हैं इन 86,400 सेकेंड्स, तो वो 50,000 थॉट्स हम मॉनिटर नहीं कर सकते, राइट? कि इस बार ये सोचूंगा, फिर अगले मोमेंट पे ये सोचूंगा, तो सारी एनर्जी थॉट्स को मैनेज करने में ही चली जाएगी। इसलिए हम थॉट्स को कैसा बना देते हैं? ऑटोमेटेड। और इसलिए आप निगेटिव से कहां मूव कर जाएंगे? पॉजिटिव कर जाएंगे। Yashraj is commenting, well reasoned thoughts lead to change in behavior, habit of virtue, therefore virtue is knowledge. बिल्कुल सही बात है। तो well reasoned होना बहुत ज्यादा जरूरी है, and ultimately it builds the coping strategies and the problem solving skills. कैसी strategies बन जाती हैं पॉजिटिव एटीट्यूड आते ही? कोपिंग strategies. तो कहने का मतलब ये होता है कि is courage the absence of fear? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, is courage the absence of fear? What do you mean by bravery or courage? What do you mean by bravery or courage? ब्रेवरी होती है बहादुरी, और करेज होता है जो अपना पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना, किसी चीज को दिखाने, Courage means हिम्मत, हिम्मत दिखाना। right? Bravery is an act of courage, right? But is courage the absence of fear? नो सर, फियर रहता है लेकिन करेज होना वो कोई साइन नहीं है कि फियर नहीं है किसी चीज का। Right. So एरिस्टोटल की क्लास इसमें काम आएगी, जो आपने एरिस्टोटल पढ़ा है उसमें सारी वर्च्यूज क्या हैं? What are the four virtues, cardinal virtues according to Aristotle? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। विजडम था, एग्जैक्टली exactly. प्रूडेंस था। What were the four virtues according to Aristotle? इसलिए अपने नोट्स को भाई स्कैन कर लो, एक दिन बैठो, एक यूनिट में हार्डली 1-1.5 घंटा लगेगा। 180 पेज 200 पेज की कॉपी भरती है ना आपकी, तो उसको स्कैन करके अपने मोबाइल पे रखा करो कि कभी इंस्टेंट रेफरेंस के लिए जरूरत पड़े तो देख तो सके। नहीं तो अभी क्या है, घर पे रखी है, घर जाके देखेंगे कि क्या लिखा था। आपको इंस्टेंट रिफर करना है। आपके मोबाइल में इतनी तो जगह होगी, 70-80 MB, तो स्कैन कर लिया करो। इतने अच्छे नोट्स हैं आपके उसको रिवाइज करने के लिए, कि कहीं भी बैठे हैं तो देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, अच्छा ये पढ़ चुके हैं। तो एरिस्टोटल की, राइट,
4 इंपॉर्टेंट वर्च्यूज थे, और वो गोल्डन मीन थे। ये वर्ड मैं चाह रहा था कि आप में से कोई बोले, वो गोल्डन मीन थे। व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन? नहीं पढ़े? अच्छा, पढ़े हैं लेकिन याद नहीं है। ओके, गोल्डन मीन का कंसेप्ट ये था कि इट इज एन एवरेज, इट इज द मीन बिटवीन द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो करेज जो था, ना तो अब्सेंस ऑफ फियर था, ना फुल ऑफ फियर था, इट इज वर्किंग विथ फियर था। हाँ हाँ, मिडिल पाथ वर्ड तो बुद्धा ने यूज किया था, लेकिन इन्होंने गोल्डन मीन वर्ड यूज किया था, राइट? चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहिए, नहीं तो चीजें जो हैं। यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला कोपिंग स्ट्रेटेजी, में एक एक वर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि बाकी सभी मेंटल डिसऑर्डर में फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि सेम चीज कॉपी पेस्ट होगी वहां पे, राइट? कोपिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि चैलेंजेस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ह्यूमन बीइंग या दोनों तरह के ऑटोमेटेड थॉट्स के लिए सेम होते हैं। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया है कोपिंग स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब है कि चैलेंजेस दोनों तरह के इंडिविजुअल को आएंगे, पर दोनों का रिएक्शन अलग होगा। This is the meaning of coping strategy. A person who is positive, a person who is mentally healthy doesn't mean he is not facing any challenge. ये बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि सेम प्रॉब्लम आने पर वो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, इसलिए नहीं है कि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही नहीं। एक निगेटिव मेंटल डिसऑर्डर से जूझने वाला इंसान उसी प्रॉब्लम को आने पर निगेटिवली रिएक्ट करता है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रिएक्ट, इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज योर एटीट्यूड, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म कोपिंग स्ट्रेटेजी। एक पॉजिटिव ऑटोमेटेड थॉट वाले इंडिविजुअल की कोपिंग स्ट्रेटेजी बेटर होगी। यस, आई कैन डू इट, नेक्स्ट टाइम आई विल ओवरकम इट, आई एम अ चैंप, आई विल विन, आई एम द ग्रेटेस्ट, मोहम्मद अली बोलते थे जब रिंग में प्रैक्टिस करते थे बॉक्सिंग की। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट बॉक्सर एवर लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट। और ये लाइन बोलते बोलते ही वो ग्रेटेस्ट बने। सो दैट वाज हिज कोपिंग स्ट्रेटेजी टू कोप अप विद द पेन, द चैलेंज। एक ग्रेट बॉक्सर कभी किसी से मार ना खाने से नहीं बनता है। रिंग में उतरोगे तो आपको भी पड़ने वाले हैं, सामने वाले को आप भी मारोगे, वो आपको भी मारेगा, हिटिंग तो बोथ साइड से होगी। तो सक्सेस किस चीज पर डिफाइन करती है? हाउ यू ओवरकम इट एंड बीट द ओपोनेंट, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग। एंड अल्टीमेटली कोपिंग स्ट्रेटेजी के लिए कैसी स्किल्स चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जैसे कल आपने क्रिकेट मैच देखा? नहीं देखते आप लोग? टेस्ट मैच वगैरह नहीं देखते? यू शुड वॉच, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि पहले हम विकेट ही नहीं गिरा पा रहे थे और फिर एकदम से हमने उनको ऑल आउट कर दिया, बिकॉज कंटिन्यूसली माइंड किस चीज में एंगेज्ड है? कैसे 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 आउट करें। अगर सपोज एक सेशन हो गया, एक भी विकेट नहीं गिरा, वनडे के हिसाब से वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, अब इसका रिएक्शन दो हो सकते हैं कि मैं हार ही मान लूं कि ये टेस्ट भी हमारे हाथ से गया। लेकिन अगर आपका कमबैक एटीट्यूड है, कोपिंग स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, so they took a break, they came out and they took the whole 10 wickets in 2 sessions. This is what I am talking about कि कहीं भी आपकी किस्मत टर्न ले सकती है अगर आपकी कोपिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी होंगी तो। और किसी भी स्टेज से गुजरने वाले मेंटल डिसऑर्डर के ह्यूमन बीइंग को आप उठा के पॉजिटिविटी में प्लेस कर सकते हो इफ यू हैव वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हाउ यू विल सॉल्व दैट, स्टेप बाय स्टेप उसके थिंकिंग पैटर्न्स को पूरा का पूरा क्या कर दोगे आप? चेंज कर दोगे। एंड इट टेक्स टाइम, because it is not about knowledge, it is about wisdom, and wisdom takes application, and that's why it takes time. आप आज एक चीज सीखोगे अपने साइकोथेरेपिस्ट से, साइकोथेरेपिस्ट आपको क्या बोलेगा, जैसे डॉक्टर आपको क्या बोलेगा कि एक साथ इतने सारे चेंजेस पॉसिबल नहीं है कि आप कल से वॉक भी करने लगे, कल से सैलेड खाने लगे, कल से जल्दी खाना खा के सोने लगे, ये सब एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर भी क्या बोलता है कि धीरे धीरे लाइफ स्टाइल में क्या करिए, चेंजेस लाइए। वो इतना स्मार्ट है, उसके जो वर्ड्स हैं, आप किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से मिलिए, आपको पता चल जाएगा 2 मिनट के अंदर कि व्हाट वी आर लर्निंग हियर।
उसका एक एक वर्ड नपातुला होता है और फुल ऑफ विजडम होता है, क्योंकि वो जानता है कि बिहेवियरल चेंजेस टेक्स टाइम, but yes, it can be done under proper guidance. So what is the example we have given here? A 25-year-old woman felt trapped by her relationship. She had persistent thoughts like I am not good enough. Through CBT, she learned to identify these cognitive distortions and replace them with balanced thoughts like I have value regardless of the others' opinions. कितने केसेस हैं, कितने केसेस हैं. अभी कल परसों एक बच्चा मिला मुझे, मैंने बोला क्या मेंटालिटी है आपकी, क्या एटीट्यूड है आपका रिगार्डिंग द regarding your partner. Sometimes some attitude topic was going on between us, a discussion talk therapy session was going on. बोले मैंने जो अपने पापा को देखा है वही मैं चाहता हूं. तो मैंने बोला आपने पापा को क्या देखा करते हुए? उन्होंने बोला कि बस मेरी मम्मी जो है वो पापा की स्लेव की तरह थी. पापा आ गए हैं पानी दे दो, पापा आ गए हैं ये कर लो, पापा ने बोल दिया है वही होगा. तो बेसिकली ये जो पैटर्न ऑफ थॉट है, अल्टीमेटली योर पार्टनर बिकम्स योर स्लेव. दिस इज स्लेवरी. धोखे में मत रहिएगा कि इसको आप सबमिशन, सर्विस, सेल्फलेसनेस, सैक्रिफाइस ये सब शब्द मत दीजिएगा. दिस इज स्लेवरी इन द लॉन्ग टर्म. तो बोला कि सर यही मैंने सीखा है और मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ भी मेरी स्लेव बन जाए, मैं सेम पैटर्न कॉपी पेस्ट करूंगा. वो बंदा बोल रहा है मुंह से, बट मैं टॉक थेरेपी सेशन में हूं, मैं जज नहीं कर सकता किसी को. मुझे तो सच बाहर निकालना है, क्योंकि सच बाहर नहीं आएगा तो उसे हम बदलेंगे कैसे. तो इसमें बुराई नहीं है कि वो ऐसा सोचता है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग वैसी हुई है, वो उस माहौल में रहा है, या वो ऐसे दोस्तों के साथ रहा है, ऐसे फैमिली एनवायरनमेंट में रहा है जहां उसने सिर्फ वही देखा है. तो अनकॉन्शियसली उसकी एक्सपेक्टेशन यही सेट हो गई है पार्टनर से. Then we started to talk why he is thinking like that. Is it correct in the present times? Why it is not right कि आपकी वाइफ को जॉब करे, इंडिपेंडेंट बने. How an independent and empowered woman can influence the lives of their kids. जब ये सब बातें हमने शुरू की करना तो धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हुआ. तो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि यहां पे लिखा है कि एक रिलेशनशिप में एक गर्ल कैसा फेस कर रही है, क्या फेस कर रही है, क्या फील कर रही है, डैट आई एम ट्रैप्ड इन दिस रिलेशनशिप. आप हाई सेल्फ एस्टीम में एंट्री किए एक रिलेशनशिप में, सामने के बंदे ने आपके सेल्फ एस्टीम को कहां पहुंचा दिया, लो पे, और उसने आपको काइंड ऑफ एटीट्यूडनल बेसिस पे स्लेव बना दिया. सिर्फ तुम मेरे साथ रहोगी और किसी की नहीं हो, तुम किसी और के साथ रहने लायक भी नहीं हो, सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें झेल रहा हूं, तो चुपचाप जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो. इस तरह की बातें कर करके बंदी का सेल्फ एस्टीम कहां पहुंच गया, माइनस पाताल लोक चला. अब लड़की इससे बाहर निकले तो निकले कैसे. अब लड़की को ये लग रहा है कि इसे छोड़ूंगी तो सेल्फ एस्टीम मेरी वैसे ही डाउन है, सेल्फ वर्थ मेरी वैसे ही डाउन है, मुझे तो ये भी ऐसा भी नहीं मिलेगा, मुझे तो और किसी डिग्रेडेड इंडिविजुअल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, या हो सकता है मुझे कोई ना ही मिले क्योंकि आई एम वर्थलेस. तो ये रिलेशनशिप निगला भी नहीं जा रहा है और उगला भी नहीं जा रहा है. अब मैं फंस गई हूं. तो इसी को बोलते हैं ट्रैप्ड इन द रिलेशन. अब इसके बाहर निकलने के लिए, अच्छा, ट्रैपिंग का मेन कॉज क्या है, आई एम नॉट गुड इनफ. दिस इज ऑल्सो, दिस इज ओनली मीनिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. तो एटीट्यूड का लास्ट फंक्शन कौन सा था, देखो देखो देखो, नोट्स पलट के देख लो. एटीट्यूड का लास्ट फंक्शन कौन सा था, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड हमने पढ़ा था. जी हां, वही तो हम नहीं कर पा रहे हैं. अगर यही कर लें तो फिर हमारे सेल्फ एस्टीम कभी लो ही नहीं होगी, वो मेंटेन रहेगी हाई.
और अगर हाई मेंटेन रहेगी तो हम कभी भी मेंटल ऑर्डर्स का शिकार नहीं होंगे, वी विल नेवर सफर विद मेंटल डिसऑर्डर। तो हमें हमेशा खुद को और आने वाली जनरेशन्स को हाई सेल्फ एस्टीम पे प्लेस करना है। लेकिन हाई सेल्फ एस्टीम मेंटेन तभी हो सकती है जब वो वेल रीजनड हो। क्या हो? कुछ लोग मार्केट में इरेशनल पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम लेके घूमते रहते हैं। आप में काबिलियत नहीं है, आप में एप्टीट्यूड नहीं है, आप में एबिलिटी नहीं है, आप में स्किल नहीं है, ना कभी टेस्ट सीरीज लगाई, ना कभी क्लास लगाई, लेकिन मार्केट में आईएएस की तरह घूम रहे हैं। अरे मैं हूं आईएएस, अरे मैं बन जाऊंगा आईएएस। भाई ठीक है, ये पॉजिटिविटी का कोई बेस तो हो, कैसे बन जाओगे? बोले नहीं जी बन जाऊंगा। दिस इज इरेशनल पॉजिटिविटी एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन मेंटेनेंस। क्योंकि जैसे ही पहला चैलेंज आएगा, आपकी कोपिंग स्ट्रेटजी ही नहीं है, आप धराशायी हो जाएंगे, आपका जो पूरा किला है वो ढह जाएगा पॉजिटिविटी का। इसलिए पॉजिटिविटी और हाई सेल्फ एस्टीम शुड बी हाईली रैशनल, और इसलिए ही काम आते हैं अचीवमेंट्स, इसलिए ही काम आते हैं अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद करना कि मैं क्लास 10th में टॉपर था, मैं क्लास 12th में टॉपर था, मैं स्कूल कैप्टन था, मैं कॉलेज में लीडर था, मैं पॉलिटिक्स में था, मैंने प्लेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। ये सब डेफ में क्यों भरा जाता है? ताकि आपको एक रैशनल बेसिस हो कि यू आर अ गुड पर्सन। कोष्टी सर का बोर्ड होगा, शर्मा सर का बोर्ड होगा, या मेहरा सर का बोर्ड होगा, तो तीनों बोर्ड मेंबर जब आपका डेफ पढ़ेंगे, तीनों में से कोई भी एक, तो वो यही समझेंगे ना आपकी हिस्ट्री देख के कि अच्छा हाँ, ही हैज द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो इस बंदे का सेल्फ एस्टीम कभी भी माइनस लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि ही इज वेरी गुड इन द पास्ट। तो आपके अचीवमेंट्स ही आपको पॉजिटिविटी देते हैं, ये बात आप समझो। इररेशनल पॉजिटिविटी एक झटके में निपट जाएगी। यस और नो? जैसे सड़कें बनती हैं, पहली बारिश में क्या हाल होता है? क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो आपके सेल्फ एस्टीम की अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होगी, क्वालिटी नहीं अच्छी नहीं होगी, तो पहले मॉनसून में क्या होगा? आपके सेल्फ एस्टीम की ढह जाएगी, धराशायी हो जाएगी, उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे। और गड्ढे पड़ना ही निगेटिव थॉट्स की एंट्री है। गड्ढे का मतलब क्या हो गया? निगेटिव थॉट्स की एंट्री। अब यहां पे टेक्निक्स क्या हैं? टेक्निक्स हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ऑब्वियसली आई फेल्ड माय एग्जाम, therefore I am useless. I still remember one of my friend from IIT, same branch, his rank was around 100, मेरे पीछे ही होगी, 1200-1300 रैंक होगी उसकी। पहला ही सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था एंड उसमें उसके एक सब्जेक्ट में बैक लग गई। ठीक है, लग गई। अब उसके पापा ने उसको फोन करके बोल दिया कि यू आर वर्थलेस। रियली बोल दिया उसको कि तुमसे तो बेटा अब मुझे कोई उम्मीद ही नहीं। एक तो तुम्हारा 2 साल ड्रॉप होने के बाद सिलेक्शन हुआ, और उसमें भी तुम पहले सेमेस्टर में जाके बैक लेके आ गए। अब बंदा भाई फूट फूट के रोने लगा। मैं तो जिंदगी में पहली बार लड़कों को रोते देखा था। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और भाई मेरे ही कंधे पे रूम पार्टनर था, 3 लोग थे उस रूम में, तो इस वो भी था। रोए जाए बता ही नहीं रहा है। मैं पूछ भी रहा हूँ क्या हो गया, फिर मुझे समझ में आया कि पूछना नहीं होता है, पहले रोने देना होता है, फिर बाद में पूछना होता है, या सामने वाला खुद बताता है। पूछता रहा, मैं नहीं बताया, फिर बाद में उसने बताया कि आज पापा को फोन किया, बताया अपना रिजल्ट, पापा ने बोल दिया आई एम वर्थलेस, कि मेरे से कभी कुछ होगा नहीं। आज बहुत अच्छी जगह है, बढ़िया बैंकर है, बट उस समय भी उसको क्या फील हुआ? दीज आर दी लाइव एग्जाम्पल्स। तो ये यहाँ पे लिखा जरूर है, और आपकी जिंदगी का भी ये हिस्सा 100% होगा। कभी ना कभी किसी ना किसी ने फील किया होगा, तो आपसे शेयर किया होगा, या हो सकता है आपने भी फील किया। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है इसकी कोपिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इसको ओवरकम करना क्या है। हो सकता है मेरे पेरेंट्स आज नहीं कल बोल दें, मैं भले ही 2 बच्चों का बाप हूं, हो सकता है 5 साल बाद बोल दें अरे तुम तो नालायक हो, तुम यूजलेस। बात वो नहीं है, बोल तो कोई भी देगा, कोपिंग स्ट्रेटेजी है कि नहीं। अगर आपकी कोपिंग स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसको विनम्रता से बोलोगे हाँ आई एम यूजलेस, क्योंकि मुझे आपके व्यूज से फर्क नहीं पड़ता, आई एम इंडिपेंडेंट। आप मुझे यूजलेस बोल लो, वर्थलेस बोल लो, पापी बोल लो, दुष्ट बोल लो, दुराचारी बोल लो,
महाभारत रामायण के जितने शब्द हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो आई एम गुड, I know who I am because my CAB model is very, very strong. तो यहाँ पे behavioral activation, scheduling enjoyable activities like painting or walking to counter the withdrawal. तो ऐसे समय में क्या काम आती हैं? हॉबीज काम आती हैं. इसीलिए रुचि शब्द का एक कॉलम होता है आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में. होता है कि नहीं होता है? हॉबी तब काम आती है जब आपको विड्रॉवल करना होता है निगेटिव थॉट्स. कोई भी सिचुएशन आई जिसमें आपने फील बैड किया, तो यू डू समथिंग विच मेक्स यू फील गुड. ये पहला सोल्यूशन है टू फील गुड, ऑल्दो इट विल नॉट बी सस्टेनेबल. अब आप ऑफिस में बैठे हो, आपको किसी ने फील बैड करा दिया, वहां तो तुरंत पेंटिंग नहीं करने लगोगे कि अरे रुको भाई ड्रॉर से मेरी पेंटिंग निकालने दो भाई, मुझे फील गुड करना है. इट इज नॉट पॉसिबल. वहां पे आपको थॉट पैटर्न्स, कॉग्निटिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज तो डेवलप करनी ही पड़ेंगी. डायरी राइटिंग करते हैं बहुत से बच्चे एज अ हॉबी. पूछा जाता है क्यों करते हैं आप डायरी लेखन, तो बोले जब निगेटिव फील होता है, डाउन फील होता है, तो मैं शेयर करता हूं या करती हूँ, लिखती हूँ उसको. तो भाई ये काम भी आप 4 लोग के सामने तो नहीं कर सकते. इट्स योर पर्सनल रिकॉर्ड. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यस, बिहेवियरल एक्टिवेशन आप कुछ ऐसे कर सकते हैं यहां पर, बट इसके बाद अल्टीमेटली यू नीड टू एक्टिवेट. आई फेल्ड माई एग्जाम. अब इसकी जगह आपको क्या सोचना है? आई विल परफॉर्म बेटर. ये लाइन लिख लीजिएगा. नेक्स्ट लाइन आफ्टर, अच्छा यहां पे ऑलरेडी लिख लिया है आपने. वन सेटबैक डजंट डिफाइन माई एबिलिटीज. एक फेलियर मेरी क्षमताओं को डिफाइन नहीं कर सकता. हो सकता है आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड वेल, बट दैट डजंट मीन आई कैन नेवर क्रैक दिस एग्जाम. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. आपका एक प्रीलिम्स नहीं हुआ, 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन से आप रह गए, फेल हो गए, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले किसी प्रीलिम्स में आप पास नहीं हो सकते. ऐसा तो इसका कोई मतलब नहीं. तो यही पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटेजी क्या है यहां पर, कि वन सेटबैक डजंट डिफाइन माय एबिलिटीज. तो आप पॉजिटिव हो गए, फिर आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं वो सब आप करना शुरू कर दी. सेल्फ वर्थ नहीं गिरनी चाहिए. क्या नहीं गिरनी चाहिए? सेल्फ वर्थ नहीं गिरनी चाहिए. बाकी सब चलेगा, कोई टेंशन नहीं लाइफ में. चैलेंजेस आने दो. पुराने जमाने में तो किसी योद्धा के शरीर पे जितने स्कार्स होते थे वो उतना बड़ा योद्धा होता था. आपको पता है क्या मतलब हुआ इस लाइन का? समझ में आया? उतना ही ज्यादा प्राइड होता था जितने शरीर में घाव होते थे, निशान होते थे. जब घाव भरता है तो निशान तो रह ही जाता है. तलवारें चला करती थी, हाथ चला चला के छाले हुआ करते थे. राइट. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द मोर द चैलेंजेस, better you will become, the stronger you will become. That's what I also explained in the example of Krishna's birth. कंस एक एक करके बच्चे को मार रहा था. मार रहा था नहीं मार रहा था, जेल में आके. क्योंकि भविष्यवाणी क्या थी कि तुम्हारी बहन का ही जो बेटा होगा वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा. क्या थी बहन का नाम? क्या था? कुंती. राइट राइट. देवकी नंदन है ना, हमारे देवकी नंदन. तो लास्ट वाले केस में क्या हुआ श्री कृष्ण जी के बर्थ के टाइम? जल्दी बताओ भाई, जन्माष्टमी आने वाली है, तुम लोग स्टोरी रिवीजन नहीं हुआ है क्या? जल्दी बताओ. तो लास्ट में क्या हुआ? हाँ हाँ, तो जन्म के बाद क्या हुआ? कौन लेके जाता है? हाँ, क्या नाम था उनका? हाँ, वासुदेव जी कहाँ लेके जाते हैं? यमुना पार करके कहाँ ले जाते हैं? गोकुल ले जाते हैं. गोकुल. गोकुल में किसके यहाँ? मैया यशोदा. हाँ, मैया यशोदा के यहाँ. मैया यशोदा के हस्बैंड का नाम क्या था? नंद. वेरी गुड. किसने बोला? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. हाँ, नंद. सो और उनके घर से क्या लेके आते हैं टोकरी में? लड़की लेके आते हैं. पूरा प्रोसेस क्लियर होना चाहिए भाई. ये थोड़ी कृष्ण पहुंच का खेल खत्म. अरे कंस तो बैठा है अभी. फिर वो लड़की कहाँ आती है वापस? जेल में आती है. फिर कंस क्या वो देख के चौंक जाता है, बोले लड़की कैसे पैदा हो गई भाई? भविष्यवाणी थी लड़का ही पैदा हो.
राइट, सो दिस इज द होल स्टोरी। तो किस तरह से, किस चैलेंजिंग सिचुएशन में वो एक पोटेंट सोल पैदा हो रही है विथ हाई लेवल ऑफ कोपिंग स्ट्रेटेजी, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो सक्सेस इज नॉट द absence ऑफ चैलेंज, सक्सेस इज द बेटर कोपिंग स्ट्रेटेजी अगेंस्ट द चैलेंजेस। दिस इज, अब एक यहाँ पे वर्ड आया है, सेकंड स्ट्रेटेजी लिखे चलिए जल्दी से, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज, देवकी एंड वासुदेव, वेरी गुड, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज। नेक्स्ट थेरेपी भी चलते हैं हम लोग, and let's discuss very important concept that is called as rumination, that is called as rumination। राइट, चलिए, आपने काऊ, गाय, गौ माता, इनको कभी खाते हुए देखा है? कैसे खाती हैं? व्हाट इज देयर डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम? पहले वो अंदर ले लेती हैं और फिर बाहर लाके उसको चबाती हैं। ये प्रोसेस पता है आपको? क्या बोलते हैं, कहाँ जाता है वो खाना? च्यू करती हैं, तो वो एक थर्ड कंपार्टमेंट होता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको बोलते हैं रूमिनेटरी कैनाल। एक कैनाल होती है जिसको क्या बोलते हैं, रूमिनेटरी कैनाल, जहां पे सिर्फ खाना जाके स्टोर, जैसे आपके बॉडी में, शर्ट्स में, पैंट में पॉकेट है ना, जब आप एक चॉकलेट खा रहे हो और दो और मिलने वाली हो तो दोनों उठा के कहाँ डाल देते हो? पॉकेट में। अब काऊ के पास पॉकेट तो नहीं है बाहर, तो उसके पास एक कनाल है और एक सेक्शन है जहां पे ले जाके वो क्या करती, सारा खाना जल्दी जल्दी स्टोर कर लेती, फिर उसको वापस माउथ पे लाती है, फिर चबाती है, फिर फाइनल डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाता है। यही होता है रूमिनेशन, वर्ड वहीं से आया है। ये जो वर्ड आया है ना, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रूमिनेशन व्हाट इज द, पहले लिखिए, इट फोकसेस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज इन फूड, बिल्कुल सही बात है आज। एग्जाम में आएगा एमबीसीटी थ्योरी क्या है, एक आएगा सीबीटी थ्योरी, तो आप लिख देंगे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक थेरेपी आएगी माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, एमबीसीटी। कंबाइन सीबीटी विथ मेडिटेशन, कंबाइंस सीबीटी विथ मेडिटेशन। अब हम देखिए धीरे धीरे पहुंच गए हैं बुद्ध की फिलॉसफी में। ऐसा बोला गया है, मैं बार बार बोलता हूं कि ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ इज बुद्धा, राइट, इज बुद्धा, because his views were revolutionary, his views were revolutionary, new, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी तभी होता है जब कुछ नया बनता है। I'm not saying that he was the fullest manifestation of the divinity, I'm not saying that, I am saying that he marked the watershed event in the history of mankind on earth। Yes, Krishna was the fullest of all the personalities, इसीलिए श्री कृष्ण के साथ बोला जाता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इस्कॉन की किताब में ऊपर ही लिखा रहता है श्री कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। उसका मतलब सही है, बिकॉज श्री कृष्णा इज द एपिटोम ऑफ ऑल द नॉलेज ऑफ द वेदास एंड द उपनिषद्स एंड द पुराणास, बट he is the epitome of the knowledge which we are already existing, he didn't give any new knowledge, this is important। न्यू नॉलेज ना देने के कारण मैं उन्हें क्रांतिकारी नहीं बोल रहा, बुद्ध ने कुछ नया दिया इसलिए वो क्रांतिकारी थे। तो हमें बार बार अब एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा जिसका नाम है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मेडिटेशन। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। तो अष्टांगिक मार्ग के 8 स्टेप्स जल्दी से लिख के बताइए, अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए, कोई बात नहीं, नेट पे देख लीजिए, लिखिए व्हाट इज अष्टांगिक मार्ग, व्हाट आर द 8 स्टेप्स ऑफ अष्टांगिक मार्ग। ये तो भाई सोते जागते पता होना चाहिए। कहां से शुरू करेंगे हम? राइट व्यू से शुरू करेंगे, बहुत बढ़िया। पहले तो ये बताओ अष्टांगिक मार्ग में कितने स्टेप्स हैं? राइट फोल्ड पाथ, इसको राइट फोल्ड पाथ कहते हैं। 8 फोल्ड पाथ, हाँ 8 फोल्ड पाथ। अष्टांगिक का मतलब 8, कहीं 6 स्टेप मत लिख देना उसके।
right? So first step is right व्यू. वेरी गुड. ऑनलाइन के सभी बच्चों को आता होगा, आई होप. आप लोग रिवीजन बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोग का एग्जाम क्लियर होने वाला है. आप लोगों को सब कुछ याद है. आई विल कीप टॉकिंग समथिंग पॉजिटिव, है ना? सो राइट व्यू के बाद राइट रिजॉल्व. वेरी गुड भाई. सही दर्शन आ गया तो सही विजन भी आ जाएगा. राइट रिजॉल्व, मिशन विजन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है. थर्ड में राइट, वेरी गुड, राइट स्पीच. फिर उसके बाद राइट, वेरी गुड. उसके बाद राइट, हाँ, लाइवलीहुड. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए लाइवलीहुड तक तो हम पहुंच गए. जीवन यापन के लिए जो हमें करना है हम पहुंच गए. उसके बाद राइट एफर्ट. वेरी गुड. राइट एफर्ट के बाद राइट कंसेंट्रेशन. वेरी नाइस. राइट कंसेंट्रेशन के बाद, तो भाई यही तो आ गए. कहां पहुंच गए? थ्योरी का नाम क्या है? माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी. बात समझ में आई? देखो मैं कहां से, मैं कब पढ़ाया था वो, लेकिन काम कहां आ रहा है ये समझना पड़ेगा आपको. ये सब तो सीखना है. मोर द रिवीजन, मोर द इंटरलिंकिंग, बेटर द कंटेंट इन डिलीवरी. एक टॉपर में और एक फर्स्ट टाइमर में यही डिफरेंस होता है. जब फर्स्ट टाइम का बंदा मेंस लिखता है तो उसे इंटरलिंकिंग्स का आइडिया एकदम नहीं होता. और जब टॉपर की कॉपी आप पढ़ोगे, मेंस की कॉपी, तो आपको रियलाइज होगा कि इसका सारा कंटेंट एकदम बढ़िया इंटरकनेक्टेड है. मोती की माला होती है पिरोया हुआ, वैसा कंटेंट दिखता है उसका. क्योंकि उसके रिविजन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसके इंटरलिंकिंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं. आज आपने MBCT पढ़ा तो आपके लिए माइंडफुलनेस एक नया वर्ड आ गया, लेकिन ये कोई नया वर्ड है ही नहीं. इस वर्ड की बात तो हम कब से कर रहे हैं? 600 BC से कर रहे हैं. लेकिन साइकोलॉजी ने इसको एक वर्ड दिया है एक बार दोबारा, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी. तो ये थेरेपी एक एक्सटेंशन है किसका? CBT का. कैसे? क्योंकि इसके नाम में ही है माइंडफुलनेस बेस्ड. इसके बीच में चाहो तो बिहेवियर लगा लो, लेकिन वो नाम में नहीं दिया है साइकोलॉजी. बट अल्टीमेटली CBT को अब हमें कैसे अप्लाई करना है? माइंडफुलनेस के साथ अप्लाई करना. भाई सीधी सी बात है ना. अगर आपको अपने थॉट पैटर्न्स बदलने हैं तो यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर एंड माइंडफुल कि कहीं मैं वापस से निगेटिव में ना चला जाऊं, मुझे पॉजिटिव में रहना है. कहीं मैं वापस से निगेटिव में ना चला जाऊं, मुझे पॉजिटिव में रहना है. इस माइंडफुलनेस को, इस अवेयरनेस को, इस अलर्टनेस को ही माइंडफुलनेस, और अल्टीमेटली क्या बोला गया? कंबाइन CBT विथ मेडिटेशन. So next line, it reduces rumination and emotional reactivity. Rumination मतलब delving या dwelling into negative thoughts repetitively, इसको ये रोकता है. और ये इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है कि आप आज जो भी हैं 5 साल के अंदर आप एक नए इंसान बन सकते हैं. जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है, आप अपने पुराने थॉट पैटर्न छोड़ दो. आप कुछ भी बन सकते हो. गिव योर सेल्फ 4 to 5 years. लेकिन उसके लिए यू नीड टू अप्लाई दिस MBCBT, यानी माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव या बिहेवियर या कॉग्निटिव थेरेपी. नेक्स्ट, इट एनहांसेस सेल्फ कंपैशन एंड इमोशनल रेगुलेशन. यस. व्हाट इज रूमिनेशन आएगा अगर एग्जाम में, हो सकता है साइकोलॉजी से क्वेश्चन आ जाए. व्हाट इज रूमिनेशन इन साइकोलॉजी? तो एग्जाम डेफिनेशन लिखेंगे. रूमिनेशन इज द रेपिटेटिव एंड पैसिव फोकस ऑन नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स और डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंसेस. इट इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट ट्रैप्स इंडिविजुअल्स इन अ लूप ऑफ सेल्फ फोकस्ड नेगेटिविटी. बेसिकली वो जो ट्रैप था ना, निगेटिव ऑटोमेटेड थॉट्स, उसी को वर्ड दिया गया है रूमिनेशन. तो CBT में मैंने वहां जो वर्ड यूज किया था वो था निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट. उसी का एक जो टर्म है साइकोलॉजी में, क्या बोला जाता है? रूमिनेशन. एक ही चीज की जुगाली किए जा रहे हैं, वही च्यू किए जा रहे हैं, वही वही थॉट, रिपीटेटिव 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 लूप बन गया.
मैं वर्थलेस हूं, हाँ तो मेरे साथ क्या होना चाहिए, बुरा। मैं वर्थलेस हूं, हाँ तो मेरे साथ क्या होना चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए, दुख। आई डिजर्व दुख, यस, क्यों, क्योंकि मैं वर्थलेस हूं। अब ये लूप चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और आपकी सेल्फ वर्थ और गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। आप निगेटिव स्पाइरल में चले गए, और वो स्पाइरल बड़ा भी होते जा रहा है, एक एक करके उसमें निगेटिव थॉट्स आप जोड़ते जा रहे हैं। तो आपका स्पाइरल निगेटिव नीचे की तरफ जाने वाला पहले छोटा था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। आप मेंटल डिसऑर्डर का शिकार। पॉजिटिव थॉट्स करेंगे तो ऊपर जाएंगे, फिर पहले कम सोचेंगे, फिर और पॉजिटिव देंगे, फिर सीबीटी लगाएंगे, फिर और सेल्फ एस्टीम बढ़ाएंगे, फिर और सेल्फ एस्टीम बढ़ाएंगे। इस तरह से आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती चली जाएगी। सो थॉट पैटर्न्स काम करते हैं एक्सपोनेंशियल राइज में। अगर आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो एकदम से एक्सपोनेंशियली पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ जाएंगे, और अगर आप निगेटिव सोचने लगेंगे तो एकदम से कहां चले जाएंगे, निगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ। यही ऑटोमेटेड रुमिनेशन का अल्टीमेट आउटकम होता है। ऑनलाइन बच्चे बोल रहे हैं राइट व्यू, राइट कंसेप्ट। राइट कंसेप्ट को ही राइट रिजॉल्व बोलते हैं, तो प्लीज राइट रिजॉल्व वर्ड यूज करना रूबी आप। राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट एक्शंस को राइट कंडक्ट भी बोल रहे हैं। उसके बाद राइट लाइवलीहुड बोल रहे हैं। क्लियर? एंड देन लाइवलीहुड के बाद कौन से हैं, क्या क्या लिखा है इन्होंने, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसेंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, और लास्ट में क्या है, राइट मेडिटेशन। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो रूमिनेशन का मतलब समझ गए। तो यहाँ पे 34 ईयर ग्रेजुएट है, 34 ईयर ओल्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट है विद ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन to observe his thoughts without judgment. Over time, he reported reduced emotional reactivity and improved mood. तो अगर आप श्री श्री रविशंकर जी के, कौन सी भाई मेडिटेशन टेक्निक है उनकी, ब्रीदिंग पैटर्न, अरे आर्ट ऑफ लिविंग वाले कौन सी ब्रीदिंग पैटर्न कराते हैं, नहीं आइडिया? किसी गुरु वगैरह से नहीं जुड़े हैं क्या आपके घर में, या कोई सुना तो होगा। और ईशा फाउंडेशन वाली कौन सी टेक्निक कराते हैं, शांभवी मुद्रा, शांभवी मेडिटेशन कराते हैं। और जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं जनरली वो लोग तिब्बतन प्रैक्टिस में क्या कराते हैं, विपस्सना। विपस्सना का नाम सुना है, राइट। तो ये सब जो भी आप नाम सुन रहे हैं, इसकी ये कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या करते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। दिस इज कॉल्ड एज, अब इसमें दो तीन टेक्निक्स होती हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग, यही तो बुद्ध ने बोली थी कि सांसों पे कंट्रोल करो। जैसे ही सांसों पे कंट्रोल किया, विचारों पे कंट्रोल आ जाएगा। जैसे ही विचारों पे कंट्रोल हुआ, अहंकार पकड़ में आ जाएगा। जैसे ही अहंकार पकड़ में आया, इंटेलिजेंस पकड़ में आ जाएगी, और जैसे ही इंटेलिजेंस पकड़ में आई तो एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। तो एक एक करके धागा खोलते जाना है। बुद्ध की टेक्निक क्लियर है। बुद्ध ने बोला विचारों को डायरेक्ट पकड़ोगे तो पकड़ में नहीं आएंगे, सांसों के थ्रू पकड़ में आएंगे। ब्रीदिंग, सो माइंडफुल ब्रीदिंग, फोकसिंग ऑन द ब्रीथ टू एंकर अटेंशन एंड रिड्यूस्ड rumination and reduce rumination. Yes or no? Body scan meditation, noticing physical sensations to reconnect with the present moment. जैसे कई बार क्या होता है कि आप प्रेजेंट में खोए रहते हैं, मतलब प्रेजेंट के बियॉन्ड खोए रहते हैं। आप बैठे हैं लेकिन सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, सोच रहे हैं पास्ट के बारे में। अब सपोज उसी समय आपको कोई मच्छर या चींटी काट दे, तो आप फ्यूचर और पास्ट से प्रेजेंट में आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे। वही है बॉडी स्कैन मेडिटेशन। तो इसमें आप किसी को बोल दो कि अगर मैं गलती से खो जाऊं तो मुझे हिला देना। अगर गलती से मैं पास्ट में या फ्यूचर में चला जाऊं तो मुझे एक बार रिकॉल करा देना कि फिर तू पास्ट या प्रेजेंट में चला गया, पास्ट या फ्यूचर में चला गया, वापस से प्रेजेंट में आ जा। तो ये नोटिसिंग फिजिकल सेंसेशंस टू रिकनेक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट।
अब ऐसे इंसान क्या करेंगे जो बार बार मेंटल डिसऑर्डर में रहते हैं, वो जाएंगे मनाली, वो जाएंगे, आप देखना बहुत से लोग, डॉक्टर लोग मूवीज में नहीं सजेस्ट करते कि इनको, कि भाई साहब इनको तो आप किसी हिल स्टेशन पे लेके जाइए, हिल स्टेशन थेरेपी, नेचर थेरेपी बोलते हैं उसको। अब हिल स्टेशन में जाएगा तो वो बंदा क्या बोलेगा, आह क्या वादियां वादियां हैं, चिड़िया की आवाजें, क्या ठंडी हवाएं चल रही हैं, आह बादलों को देखो, नदी की आवाज को देखो, पानी की आवाज, वाटरफॉल की आवाज देखो। क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हैं कौन से मोमेंट के साथ। सर वापस जाते होंगे लेकिन फिर वही सब शुरू हो तो जाएगा। प्रॉब्लम तो यही कुंभ के साथ भी है। जैसे ही कुंभ में आप पाप धो के आए, वापस से क्या करना शुरू करोगे? तो वैसे ही वादियों के साथ भी है, वहां से लौटोगे तो वापस से क्या करने लगोगे? फिर से डिप्रेशन में चले जाओगे। तो बधाई हो, आपकी ट्रिप का पैसा वेस्ट हुआ। इसलिए कुंभ उम्भ नहाने से कुछ नहीं, बट नहाते रहिए और नहलाते रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट बेनिफिट कुछ नहीं होगा, फील गुड होगा, 2 दिन तक फील गुड होगा। उस एनवायरमेंट में आप रहोगे तो कुछ भी निगेटिव नहीं सोचोगे, कुछ भी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करने वाली चीज नहीं सोचोगे, सेल्फिश नहीं रहोगे 2 दिन तक, तो कम से कम जब तक उस एनवायरमेंट में रहोगे। लेकिन जैसे ही वहां से आपने रिटर्न की ट्रेन पकड़ी, यू आर द सेम पर्सन, क्योंकि आपकी सीबीटी थेरेपी नहीं हो रही है ना वहां पे। वहां पे सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी स्कैन मेडिटेशन हो रहा है बस। और इस बार तो कुंभ में वो आईआईटी वाले बाबा फेमस हो गए थे, याद है आपको? Yes, sir. अब वैसे अभय सिंह, हाँ शायद अभय सिंह थे, काफी फेमस हो गए थे। चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है इंटरपर्सनल थेरेपी। साइकोथेरेपी लास्ट में है, लेकिन अभी से कुछ कुछ साइकोथेरेपीज आपको मैं पढ़ाते चल रहा हूँ, लास्ट में सिर्फ उसको समराइज कराऊंगा, ठीक है। सो इंटरपर्सनल थेरेपी का मतलब है addressing relationship dynamics and the social roles. It focuses on the grief, role transitions and interpersonal conflict, builds communication skills and emotional expressions, especially effective for depression linked to life changes or loss. Right, write down the first 4 points, then we will discuss the example. अल्टीमेटली सारी थेरेपीज का एक सार है, और वो सार ये है कि आपको बातें करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? आप जितनी बातें करेंगे, अंदर की बातों को बाहर निकालेंगे, उतनी आपकी मेंटल स्टेट पॉजिटिव है। अब बातें करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सोचते हैं। सर यहां जानवर तो मुझे बातें करते नहीं दिखते, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है। तो अगर आपने अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लिया तो आपको बोलने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपके थॉट्स चलते जा रहे हैं और आप बोल नहीं रहे हो, तो आप ट्रैप में फंस जाओगे। सीधी सी बात। भाई टाइगर को बोलते तो नहीं सुनते कि टाइगर बात कर रहा है टाइग्रेस से, और सुनो ना इधर आओ, ऐसे बोलता है नहीं। उसको क्या करना, वो अपने काम में बिजी रहता है, वो सोचता ही नहीं है। उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी है ही नहीं, उनकी मेंटल एबिलिटी सिर्फ उनके सेंसेस से कनेक्टेड है। भूख लगी, अटैक, खत्म। खाना खा लिया, हाँ। अभी पेट भरा है, हाँ। भूख लगी, अब अटैक करोगे? नहीं। सिंपल है। वो ये डिसाइड भी नहीं करते कि उनको कब अटैक करना है। इट इज ऑल कंट्रोल्ड फ्रॉम देयर स्टमक। भूख लगी है, अटैक, नहीं लगी है, चुपचाप बैठे, वहीं बगल से निकल जाएगा हिरण, कोई अटैक नहीं करता। देखा होगा आपने, कितने वीडियोस देखे, पेट भरा है, इंस्टिंक्ट काम ही नहीं कर रहा है अटैक का। इससे पता चलता है कि उनका माइंड प्रोसेस नहीं है कर रहा, इनकी बॉडी इनके पूरे बिहेवियर को कंट्रोल कर रही। और जब ऐसा है तो फिर बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन हम जो प्राणी हैं, हम थिंकिंग बीइंग्स हैं। हम क्या हैं? थिंकिंग बीइंग्स हैं। तो हम सोचेंगे तो बोलना चाहिए, और बोलेंगे नहीं तो ट्रैप में फंस जाएंगे, और ट्रैप में फंस गए तो निगेटिव लूप में चले जाएंगे, तो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो। इसीलिए ह्यूमंस को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। अब कम्युनिकेशन जरूरी है तो कम्युनिकेशन के लिए कोई इंसान चाहिए। अब इंसान चाहिए तो इसीलिए हमने एंशिएंट टाइम में कम्युनिटी लिविंग का कंसेप्ट लेके आया।
कितने शार्प और इंटेलिजेंट है हमारे एंसेस्टर्स, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिटी में नहीं रहेंगे तो आप बातें किससे करेंगे? विचार आ रहे हैं, शेयर करने वाला कोई है नहीं। मैं कहता हूं आप बंजारे हैं, आप नोमैड हैं, तो भी आप ग्रुप में ही मूव करते हो ना, सोलो तो नहीं जा रहे। यू नीड पीपल। आज आपको पता चल रहा है कि सोशलाइजेशन का महत्व क्या है। सोशलाइजेशन का महत्व है आपकी खुद की ग्रोथ। सोशलाइजेशन का महत्व है आपकी खुद की थिंकिंग पैटर्न्स को इंप्रूव करना। सोशलाइजेशन का महत्व है डायलेक्टिक मेथड के थ्रू रैशनैलिटी तक पहुंचना, रैशनैलिटी से ट्रुथ तक पहुंचना, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। ये सब तभी हो सकता है जब आप लोगों के साथ बातें करेंगे। इसलिए राइट स्पीच जो है तीसरे नंबर पे डाला है बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में। अब बुद्ध बोल देते सिर्फ कि बोलो, तो आप कुछ भी अनाप शनाप बोलते, इसलिए उन्होंने राइट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? बोलने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन कुछ भी बोलने से रोक रहा हूं। बोलो, मुंह खोलो तो कुछ सार्थक बोलो, जिसका कोई मीनिंग हो, जो सुनने में अच्छा लगे। राइट स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल है इंटरपर्सनल थेरेपी की, विच इज कॉल्ड एज अ 35-year-old woman experienced major depression after a stillbirth। stillbirth क्या होता है पता है? कई बार प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी में डेड बच्चे पैदा हो जाते हैं, जैसा होता है ना, कई केसेस में आपने सुने होंगे। प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, कई बार किसी का वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं प्रेगनेंसी में होते हैं। और सपोज डेड बच्चा पैदा होता है, उसको बोला जाता है स्टिल बर्थ। बच्चे ने कोई मोशन नहीं किया, वो रोया नहीं, क्राइंग बेबी नहीं हुआ। ऐसे केस में विमेन किस में चली गई? डिप्रेशन में। अब उसने खुद को गिल्ट में डाल लिया कि मेरे ही कर्म खराब थे, मेरी ही किस्मत खराब है, शायद मैंने ही कोई पाप किए होंगे जिस कारण से मेरे साथ ऐसा हुआ। अब ऐसे डिप्रेसिव स्टेट में अगर अब वो कम्युनिकेशन इंप्रूव करेगी किसके साथ? अपने पार्टनर के साथ, इट विल लीड टू इमोशनल हीलिंग। तो इंटरपर्सनल टॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्टनर उसको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा ऐसे केस में हस्बैंड अपनी वाइफ को? वो तो चलो समय कंज्यूम कर लेंगे, बाद में दोबारा हो जाएगा। लेकिन इस लॉस के बारे में और क्या बोलना, आपको उसका गिल्ट खत्म करना है। आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी, वो तो अच्छी बात है फिर से, लेकिन ग्रीफ कैसे खत्म करोगे? गिल्ट कैसे खत्म करोगे? हाँ हाँ, इफ शी इज क्राइंग, ऑब्वियसली शी इज क्राइंग, शी इज इन ग्रीफ, दुख में है वो। हाँ, अलाउ हर टू क्राई, तो आप बोलोगे एक कमरा देता हूं, रो लो। रो लो। मेरे पास थेरेपी के नाम पे यही है कि मैं तुम्हें रोने की जगह दे सकता हूँ प्रिय। हाँ, और बताइए, रोने का टाइम दे। डिस्चार्ज के बाद एक ट्रिप तो बनती है भाई, सही बात है, हिल स्टेशन, नेचर थेरेपी देंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोग आइडियाज लाते हैं, बहुत बढ़िया। और बताएं भाई, दिलीप, तुम क्या करोगे? हाँ, पता नहीं सर, अभी सोचा नहीं है। पार्टनर पे इंगेज रखेंगे ताकि उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए ही ना। निगेटिव थॉट्स नहीं है। अल्टीमेटली आपको सीबीटी थेरेपी लगानी, राइट? तो पहले तो आप उसे गिल्ट से बाहर निकालना। गिल्ट से बाहर निकालने का मतलब है, आप एक बंदा एक कमरे में फ्रीडम दे रहा है, एक बंदा उसको घुमाने ले जा रहा है, बात दोनों ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और इससे हमें पता चलता है कि भारत की मर्द प्रजाति को बात करना आता ही नहीं। और ये बात तो हमने कल परसों ही डिस्कस की थी कि इंडियन बॉयज एंड इंडियन मेल्स आर दी वर्स्ट कम्युनिकेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मतलब मोदी जी को छोड़ दें तो। क्योंकि हमें बात करना सिखाया ही नहीं जाता। इसमें गलती हमारी नहीं है, हमारी अपब्रिंगिंग की है। तो बात तो करो पहले उससे, उसका हाथ पकड़ो, उससे बात करो, उसको बोलो कि भाई बच्चे की जो भी इस इशू हुआ, डिलीवरी फेल हुई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यू हैव गिवन योर बेस्ट। इनफैक्ट वी एज ए कपल हैज गिवन अवर बेस्ट। ये लाइन कब बोलोगे भाई? ये लाइन क्या मनाली ले जाके बोलेगा सौरभ?
कि पहले छुट्टी पे चलते हैं, वहां जाके वी विल सिट इन वादियां एंड देन वी विल टॉक। पता चला आप पहलगाम गए और पीछे टेररिस्ट आ गया और उड़ा दिया आपको, आप बोल ही नहीं पाए जो बोलने आए थे पहलगाम। तो भाई तो सबसे पहले तो बोल के चैप्टर खत्म करो ना जल्दी से, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसमें देखो तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, जो होना था हो गया। फिर आप नेक्स्ट चांस की बात करोगे, स्टिल वी हैव टाइम इन अवर लाइफ, होगा बेबी, हो जाएगा, ठीक है। वी विल फॉरगेट, ट्राई टू फॉरगेट दिस, जो भी हमारे साथ एक एक्सीडेंटल ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है जिंदगी में, कोई बात नहीं। पहले कंसोल करना है, उसके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ठीक करना है, और उसके बाद फिर उसको ट्रिप पे ले जाना है, राइट। और कमरे में कैसे बंद करना है भाई? बात करने के लिए, सर जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब है कि उसको एक, हाँ ऑब्वियस ही बात है, काउंसलिंग इंस्टेंटली वर्क नहीं करती, जो रविंद्र का आइडिया भी सही है, इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समय भी दो। ये मत बोलो कि हाँ ठीक है ना तो हो गया, तो लड़के बहुत प्रैक्टिकल साउंड करते हैं, क्या हुआ, अच्छा, अरे डेड हो गया, कोई बात नहीं अगली बार देख लेंगे, बोल के निकल गए। अरे भाई इमोशनल कॉम्पोनेंट जीरो है क्या तुम्हारा? जीरो ही है, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। डोंट साउंड टू प्रैक्टिकल इन दिस इमोशनल सिचुएशंस, ये सब लड़कों के लिए सिखा रहा हूं। हाँ, और ये भी मत एक्सपेक्ट करो कि अभी सजेस्ट किया टॉक थेरेपी से और तुरंत वो भी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो वो भी उनकी बात सही है, यू नीड टू गिव हर सम टाइम ऑल्सो, धीरे 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 रिहेबिलिटेट होते हैं। कई फैमिलीज में ऐसा देखा गया। अभी एक और केस है मेरे नियर बाय में, भाभी है, उनके भाई की डेथ हो गई, ही वॉज वेरी यंग, ही जस्ट गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, और जितने बच्चे थे ट्रेनिंग कर रहे थे साथ में, और ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हुआ, वो बंदा बाइक लेके कहीं आया और खाना वाना खाने जा रहा था, उतने में तीन दोस्त आए गाड़ी से और बोले यार होंडा सिटी थी, बैठो यार चलो चलते हैं घूमने कहीं। इसने बोला यार मैं तो घर जा रहा हूँ, ट्रेनिंग से आके थक गया हूँ, टिफिन भी पैकेट लटका था उसकी बाइक में, इन लोग उसको उठा के ले गए, आगे बैठ गया वो, आगे जा पीछे बैठा था, शायद चार लोग थे, होंडा सिटी। अब होंडा सिटी रात में वो ड्राइव कर रहे थे पता नहीं 120 की स्पीड में, और ये कहानी भोपाल और अब्दुल्लागंज के बीच की कहीं की बात है। और पता नहीं क्या हुआ, कैसी टर्निंग आई, कहाँ उनको नहीं दिखा, एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट चारों की डेथ हो गई। अब वो बंदा बेचारा घर जा रहा था, उसकी बाइक कहाँ है घर वालों ने पता किया, तो बाइक मिली कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आसपास, तो पता चला कि बाइक से तो इसका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, तो पता चला ये तो किसी कार में गया था दोस्तों के साथ, वहां एक्सीडेंट हुआ है। फिर उसकी बाइक मिली, बाइक में टिफिन का पैकेट लटका हुआ है हैंडल में। अब वो जो सीन देखा घर वालों ने, वो आज तक नहीं भूल पाते। एक 22-24 साल का यंग लड़का जब जाता है तो एक अलग ही ट्रॉमा दे जाता है, और सभी के लिए, बहन के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए ट्रॉमेटिक होता है। अब उस इवेंट से बाहर आने के लिए शी टुक अ ईयर, पूरा एक साल लगा। एंड ही, उनके जो हस्बैंड है उन्होंने सारी स्ट्रेटेजीज लगाई, बाहर घुमाने ले जाना, उनको अकेला समय भी देना, बट ज्यादा अकेले भी नहीं छोड़ते थे रात के समय स्पेशली, नहीं तो आप और निगेटिव रूमिनेशन में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? रात में आपको और डर लगेगा, वही सोच आ, वही थिंकिंग पैटर्न्स आ रहे हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर का आप शिकार हो सकते हो, एक्सट्रीम स्टेज। इसीलिए किसी का साथ जरूरी होता है ऐसे समय में, इसीलिए कौन सी थेरेपी काम आती है आपकी? इंटरपर्सनल थेरेपी। क्योंकि कोई एक इंसान होता है जो आपके साथ हमेशा हो सकता है और आपको हमेशा बचा सकता है रूमिनेशन से, राइट। चलिए भाई, लास्ट एक और थेरेपी लिखते हैं। यशराज बोल रहे हैं आई विल लिसन टू हर सो दैट शी कैन एक्सप्रेस आउट हर सेल्फ विच माइट रिलीज द रनिंग ऑफ थॉट्स इन द माइंड। बिल्कुल सही बात है, लेट हर टॉक, लेट हर टॉक। Whatever she is thinking at that phase must be expressed through talks, and then she might feel that her thoughts are being supported and being listened. बिल्कुल सही बात है। और बहुत इरेशनली भी इंडिविजुअल बिहेव करता है ऐसे टाइम पे, तो उसको मौका दें इरेशनली बिहेव करने। जैसे एक बच्चे को आप इरेशनल बिहेवियर में कुछ नहीं डांटते, क्या बोलते हो, बच्चा है, वैसे ही एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजरने वाले इंसान को भी आपको बहुत कंसेशंस और सपोर्ट देना पड़ेगा।
जिस तरह से आप एक ओल्ड एज पेरेंट को सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि भाई अब ओल्ड एज हो गई है, अब इनसे रैशनैलिटी एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, आप उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना शुरू करो। बात समझ में आ रही? तो सॉल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी क्या है, मतलब इसमें एसएफबीटी में क्या हो रहा है? प्रॉब्लम से हम किस तरफ जा रहे हैं? पॉसिबिलिटीज की तरफ जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? सो हम वी आर शिफ्टिंग अटेंशन from problems to the possibilities and emphasizes client strengths and the past successes, uses goal setting and scaling questions to foster hope and build psychological resilience by reinforcing agency. Example है इसमें, Maya is struggling with depression, was asked the miracle question, if you woke up tomorrow and the problem was gone, what you would be different? This helped her visualize goals and identify small steps towards change. Small steps towards change. आपने मूवी देखा, ब्रेकिंग बैड वगैरह देखा है किसी? नहीं देखा? और कोई हॉलीवुड मूवी जिसमें थेरेपी सेशंस में जाते हो लोग? कोई ड्रग अब्यूज वाली मूवी नहीं देखी आप लोगों ने? फैमिली मैन तो देखा है आपने, बिल्कुल सही, हस्बैंड वाइफ जाते हैं। सो यू कैन बिकम नॉलेजेबल बाय another person's knowledge, but you cannot become wise from another person's wisdom. तो मनोज वाजपेयी क्या बोलता है उसमें? ऐसे तो मैं भी 4 कोट गूगल से निकाल के बोल दूं। कौन कौन से बोलता है? हार के बाद ही जीत है, और हार के जीतने वाले को क्या बोलते हैं? बाजीगर बोलते हैं। ठीक है? आ रहा है, उसका नेक्स्ट सीजन आने वाला है। मैं तो भाई बिंज वॉच करूंगा, मेरे को बहुत मजा आता है वो वाली सीरीज देखने। राइट? अ प्योर आर्ट, अ प्योर आर्ट। एंड सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो मेरे लिए रहता है कि उसकी जो एक्चुअली फैमिली मैन सीरीज का नाम फैमिली मैन है, राइट? सो फैमिली में जो वो इश्यूज फेस करता है, समटाइम्स नहीं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई कैन आल्सो रिलेट। सो दैट डायनामिक्स इज अमेजिंग, दैट डायनामिक्स इज अमेजिंग। हमारे समाज की रियलिटी दिखाई जाती है कि पढ़ी लिखी फीमेल को कैसे घर संभालना है, बच्चे मैनेज करना है, हस्बैंड वर्कहॉलिक है तो कैसे उसको मैनेज करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे सोसाइटी में मेल वर्कहॉलिक ही हो जाता है एक टाइम के बाद, स्पेशली आफ्टर 35, क्योंकि फिर उसको जीवन का कोई सार समझ में आना बंद हो जाता है। तो उसे लगता है कि एक ही सार बचा है, आई एम द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, तो दिन रात काम करके पैसा कमाओ, बच्चों की ट्यूशन भरनी है, बिल्स पे करने हैं, तो वो जिंदगी भर वर्कहॉलिक बन जाता है। फिर वर्कहॉलिक हस्बैंड को हाउ टू मैनेज अ वर्कहॉलिक हस्बैंड हु इज इमोशनली एंड फिजिकली बोथ अपसेंट। एक है कि आप ऑफिस से घर नहीं आ पाते, लेकिन ऑफिस से फोन करके एक बार वाइफ से पूछ जरूर लेते हो, और सुनो खाना खाया, सब ठीक है, बच्चे सो गए, सब ठीक तो है, कुछ बात हो तो बताओ, कुछ बोलना चाहती हो तो बोल दो, लेट हर वेंट आउट हर इमोशंस। दूसरा है कि फिजिकली भी एब्सेंट है, इमोशनली भी एब्सेंट है, ना फोन करता है ना कुछ, रात में आता है 12 बजे, दरवाजा अपना खोल के सो जाता है, सुबह उठ के निकल जाता है। सो यू कैन बी फिजिकली एब्सेंट बट नेवर बी इमोशनली एब्सेंट, ये हमेशा ध्यान रखना। एक कॉल 1 मिनट का आपकी जिंदगी बदल सकता है। सो माया यहाँ पे क्या स्ट्रगल कर रही है? माया डिप्रेशन का शिकार है, और माया से एक मिरेकल क्वेश्चन पूछा गया। माया को रीजन देने से बात नहीं बन रही है, माया को रीजनेबल डिस्कशन से इंप्रूवमेंट फील नहीं हो रहा है, तो उसको हमने किस तरह की थेरेपी दी? सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी। सोल्यूशन फोकस का मतलब कि आज हम जिस प्रॉब्लम को लेके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आज हम जिस प्रॉब्लम को लेके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अगर वो सोल्यूशन मिल जाए तो सोचो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो इंपैक्ट ओरिएंटेड थेरेपी है ये। हम उसके इंपैक्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको खूब समझाऊं कि एग्जाम दे दो बेटा, 3 स्टेज का एग्जाम होता है, नौकरी लग जाएगी तुम्हारी, ठीक है, एग्जाम क्रैक करो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, ये टफेस्ट एग्जाम है, इसको क्रैक करो, और तुम मान ही नहीं रहे हो अपने पापा की बात। तुमको परचून की दुकान में इंटरेस्ट है कि नहीं? अब पापा तुमसे थक गए हैं बोल बोल के कि बेटा तुम में काबिलियत है, तुमको ये एग्जाम निकालो, तुम मानने को तैयार नहीं, अपनी काबिलियत को खुद ही रिजेक्ट किए जा रहे हो, नहीं है काबिलियत।
हमको नहीं करनी मेहनत। तो अब पापा के पास एक कौन सी थेरेपी बच गई है? इसमें क्या है, कॉग्निशन से ज्यादा इम्पैक्ट पे ध्यान देंगे। फिर आपके पापा ने आपको बताना शुरू किया कि बेटा अगर तुम ऑफिसर बन गए तो तुम्हें इतनी पावर मिलेगी कि तुम हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। क्या बोल रहे, क्या क्या बात कर रहे, ऐसा हो जाएगा? हाँ, अगर तुम ऑफिसर बन गए तो ये जो चार दोस्त तुम्हारी इज्जत नहीं करते ये तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। क्या बात कर रहे हैं पापा, सीरियसली? हाँ बेटा, ये है इम्पैक्ट ओरिएंटेड। अभी यहाँ पे क्या मिरेकल क्वेश्चन पूछा गया माया से कि अगर आप कल सुबह उठो और आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर या अलग होगी? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमें हमें अमीर बनना है, राइट? हमारा सवाल ये है कि अमीर बन के करोगे क्या? क्या गोल्स हैं वो तो बताओ। अमीर बनना है मुझे समझ में आता है, ठीक है, ये तो प्रोसेस है, इसका इम्पैक्ट क्या है? क्या है भाई, आप लोगों के हाथ में अगर मैं आज 100 करोड़ रुपए रख दूं तो आप लोग क्या क्या करेंगे? सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। ऑपरेंट कौन सी, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ इवन पेवलोव, सैलिवेशन। ह्यूमन बींग्स पैसा देख के नेचुरली सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज अवर अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। डॉग तो बेचारा खाना देख के करता है, आदमी पैसा देख के उसकी आंखों में चमक आ जाती है, राइट? सो क्या करेंगे आप लोग, 100 करोड़ रुपए मिल जाए आपको, अभी दे रहा हूं मैं, ये लीजिए, क्या करेंगे बताइए? लग्जरीज में खर्च करेंगे। कितना खर्च कर पाएंगे लग्जरीज? हाँ, अरे बोलो भाई, इसमें कोई जज थोड़ी कर रहा है, बताओ बताओ। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 करोड़ की सीधे एक प्रॉपर्टी ले लेंगे आप कोई, और 50 के स्टॉक्स ले लेंगे। ठीक है भाई, चलो आपने मतलब पूरा ही इन्वेस्ट कर दिया। और बाकी लोग क्या करेंगे? कोई कितना भी चाहे हेल्थ केयर में लगाएंगे, सब करेंगे, वो नहीं हो पाता एक समय में। नहीं हो पाता है, हाँ भाई। रविंद्र क्या करोगे 100 करोड़ का? हर्ष ने भी आंसर दिया है, इन्वेस्ट। 100 का 500 बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। देखिए, पोलर अपोजिट मिल गया आपकी क्लास में आपको। वो बोल रहा है मैं एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले खुद पे खर्च करूंगा, ओके। अरे ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट। कपड़े, अच्छे कपड़े लेगा, उसके बाद घड़ियां खरीदो, घड़ियों का शौक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और शूज वूज पूरा ऊपर से नीचे तक बढ़िया एकदम टिप टॉप हो जाओगे। तो ये सब में तो 10-15 लाख में हो जाएगा काम तुम्हारा। अभी तो 100 करोड़ है। चलो मैं कहता हूँ तुमने 1 करोड़ के कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद, स्नीकर्स आते हैं शायद महंगे महंगे ना। चलो सब स्नीकर 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 हेड बन गए आप, 1 करोड़ में सब हो गया। और भाई लड़कियां, आप लोग बताओ क्या करोगे 100 करोड़ का? क्या शॉपिंग? बता, 100 करोड़ का इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में शॉपिंग का सही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो भी शॉपिंग कर रहा है, आप दोनों क्या करेंगे? कहाँ पे? दुबई में? पाम जुमेरा चले जाएंगे आप, या बुर्ज खलीफा में ऊपर एक फ्लैट ले लेंगे? हाँ, जीएसटी हट जाता है, ओके। पारितोष, एक कॉलेज खोल देंगे आप। 10 करोड़ की एक गाड़ी लेगा पारितोष, ओके। 25 करोड़ का घर, जी बिल्कुल सही, डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग। हाँ, फिर लग्जरीज पे ध्यान देंगे। आप लोग बताइए। हाँ मैडम, आप दोनों क्या प्लान है? क्या क्या करेंगे? अच्छा, डोनेशन। बताओ, नैतिकता देखो, तुम लोग की नैतिकता तो घास चरने गई है। एक पैसा नहीं बोला किसी ने गरीब को दे देंगे। खुद ही कपड़े पहने जा रहे हैं, खुद ही घर खरीदे जा रहे हैं, खुद ही गाड़ियां चलाए जा रहे हैं। भाई कुछ तो दान कर दो यार। चलो कोई बात नहीं, यूनिट 1 काम नहीं आई आप लोगों की आज। हाँ फिर, बहुत बढ़िया। देखो बच्ची कितने अच्छा दिल है उसका।
पहले डोनेट करने से शुरुआत कर रही है। सो अगर जिस आप लोग के मुंह में पानी आ चुका होगा, मेरे तो आ रहा है, फील गुड हो रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थेरेपी। आपको इतने पॉजिटिवनेस में लेके चली जाएगी कि अब माइंड आपका उसी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए बोलते हैं विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन शुड बी द प्रायोरिटी बिफोर सीबीटी, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग। तो जो साइकोथेरेपी है उसका मेजर मेजर मॉडल्स आपने आज डिस्कस किए डिप्रेशन के रेफरेंस में, जो जनरली कॉमन रहता है सभी मेंटल डिसऑर्डर्स में, राइट। कभी कभी फैमिली का रोल बढ़ जाता है, कभी इंटरपर्सनल का रोल बढ़ जाता है, कभी सीबीटी का बहुत ज्यादा रोल बढ़ जाता है, लाइक दैट। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर सुना है आपने? क्या होता है उसमें? है आपका कोई दोस्त इस टाइप का है? एकदम से अपने रोल स्विच कर लेता है जैसे कौन सी मूवी में देखा? अच्छा गजनी, गजनी में तो वो भूल जाता है ना, इसीलिए। और बताओ। अपरिचित। अपरिचित, वेरी गुड एग्जाम्पल। साउथ इंडिया वाली एक अपरिचित है ना, विक्रम वाली मूवी है, वेरी गुड, वेरी नाइस एग्जाम्पल। और आप कौन सी मूवी बोल रहे थे? चंद्रमुखी कौन? ये कौन सा सीरियल, सीरियल है क्या है? चंद्रमुखी, ओके मैंने। उसकी जैसी है, भूल भुलैया जैसी है। अच्छा भूल भुलैया जैसी, आमी आमी जेतोमा, ओके ओके, आमी जेतोमा टाइप। एक और मूवी आई थी मेरे टाइम पे, मैं कॉलेज में था या कॉलेज गया था, दीवानगी, अजय देवगन की थी, उसमें वो भी स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहता है उसमें। तो ये जो डिसऑर्डर है ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अल्टीमेटली इट इज emanating from, stemming out of from your inner self, right? बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए सो ये बाकी अब हम कल की क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में इतना हो गया। ये इसका क्रक्स है, राइट, बिहेवियरल स्ट्रेटजीज एंड एक्सेप्टेंस स्ट्रेटजी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर डिस्कस करेंगे इसको, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपको तो आप क्या करते हो? पहले क्लास एंड कर दूं।